चलो ये भी कर देते हैं, आज फ्री कर देते हैं इस चैप्टर को। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था HRM और वो अपन इस चैप्टर के बाद कंटिन्यू करते हैं। आज एक छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट करवा देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। तो देखिए उद्यमिता क्या होती है इसको समझना आप। हाँ बच्चों ध्यान से सुनो, टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपन उद्यमिता। ये बच्चे चुप हो जाओ, अरे अब ध्यान से सुनो इधर। तो देखो उद्यमिता जो है वो एक प्रक्रिया है। उद्यमिता एक क्या है? प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय स्थापित करता है। एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी ऐसा पर्सन जो अपना स्वयं का बिजनेस एस्टैब्लिश करे, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। ये एक अंग्रेजी शब्द होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इससे हम समझ सकते हैं जो व्यक्ति खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, जो रिस्क ले, कुछ नया करे, उसको अपन कहते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो जब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो खुद का साहस करे, खुद का व्यवसाय स्थापित करे, जोखिम ले और इसको मिलते हैं लाभ। उसके द्वारा ये जो क्रिया की जा रही है, वर्ब, कौन सी क्रिया? बिजनेस एस्टैब्लिश करने की। क्लियर है? बिल्कुल बेटा, ये इंग्लिश में भी बताता जा रहा हूँ। जो खुद की क्या कर रहा है? बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, तो उसका ये जो वर्ब, उसकी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। और जब आप ये सब काम करोगे तो आपके सामने रिजल्ट के तौर पे एक उद्योग, एक व्यापार स्थापित होके आएगा। वो आपका हो गया परिणाम, ऑब्जेक्ट। तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? उद्यम। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योर एक सब्जेक्ट है यानी कि करता है, और जो एंटरप्रेन्योर आपको दिखाई देता है एंटरप्राइजेस, वो वर्ब है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है ये हमने कहाँ से उठाया है? तो बच्चों ये फ्रांसीसी लैंग्वेज है। फ्रांस में एक वर्ड यूज किया जाता है एंटरप्रेन्डे। क्या यूज किया जाता है? एंटरप्रेन्डे, जिसका मतलब होता है किसी काम का बीड़ा उठाना, कि ये काम मैं करके रहूँगा। उसको अपन क्या कहते हैं बताओ? किसी काम का बीड़ा उठाना उद्यमिता कहते हैं। तो उद्यमिता शब्द यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप शब्द किससे बना है? एंटरप्रेन्योर से बना है, जिसका अर्थ होता है बीड़ा उठाना। इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? फ्रांस में। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसको समझाया? तो बच्चों वो पहले व्यक्ति का नाम था रिचार्ड कैंटिलॉन। रिचार्ड कैंटिलॉन। रिचार्ड कैंटिलॉन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें उद्यमिता के बारे में बताया कि साहब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। लेकिन बच्चों ये तब की बात है जब ये 18वीं शताब्दी थी। तब लोग ये मानते थे कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ माल को खरीदना और बेचना, यानी कि खरीद के लाओगे, फिक्स प्राइस पे लाओगे, तो एक जोखिम ले रहे हो आप कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। नहीं बिका तो घर में रह गया, आपके प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे, नुकसान और खा बैठे। और बिकेगा तो किस प्राइस पे बिकेगा ये भी सर्टेन नहीं है। यहाँ पर लेके आ रहे हो ये सर्टेन है। तो रिचार्ड कैंटिलॉन ने कहा भाई देखो, जो व्यापारी होते हैं वो जोखिम लेते हैं, निश्चित मूल्य पर माल खरीदते हैं, अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करते हैं और इस जोखिम को उठाते हैं। लेकिन बच्चों ये डेफिनेशन थी ट्रेडिशनल। कैसी डेफिनेशन थी? ट्रेडिशनल। तब वो एक छोटे मोटे व्यापारी को भी क्या मानते थे? उद्यमी। आज आप चाय की दुकान लेके बैठ गए तो आपको एंटरप्रेन्योर थोड़ी कह देंगे।
केवल खुद का व्यवसाय स्थापित करना एंटरप्रेन्योर नहीं है। कुछ ना कुछ क्या करना, नया करना, कुछ इनोवेशन करना, कुछ ऐसी टेक्निक लाना कि लोगों को लगे कि हाँ भाई इसने जोखिम ली है, और जो नया कुछ करता है वही आगे बढ़ता है, बिजनेस में वही चल पाएगा। थीम समझ में आ गई? अब आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है सुनते जाओ। ये चैप्टर में सबसे पहली बात तो आपके एग्जाम में मैक्स टू मैक्स कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। मैक्स टू मैक्स 2 आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ो तो भी सही होगा, और पढ़ रहे हो तो भी सही होगा, और एक क्वेश्चन आएगा राइटर का, फिक्स है इसका, कि बताओ ये शब्द किसने कही। तो आपको इस चैप्टर में फोकस क्या करना है? देखो इसमें समझने और समझाने का कोई है ही नहीं, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है, ना तो कोई एक्ट है, ना कोई सेक्शन है, ना कोई टेक्निकल है। इसमें रट्टा मारना है, कुल मिला के बात ये है, और रट्टा मारना है लिमिटेड। तो आप शॉर्ट में मैं जो नोट्स दिखाऊं बस वो पढ़ लेना इसमें, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले अनलाइक द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ऑन बिजनेस। जैसे कि और इकोनॉमी एक्टिविटी होती है उसके जैसे नहीं है ये। आपके आंसर मतलब, चलो आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या सभी आर्थिक क्रियाएं उद्यमिता है? क्या सभी इकोनॉमी एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर है? एक मंदिर में पुजारी पूजा करता है, पैसे तो वो भी कमाता है। एक फौजी देश की सेवा करता है, नौकरी करता है और सैलरी लेता है, पैसे तो वो भी कमाता है। तो बच्चों सारी इकोनॉमी एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर नहीं होती है। एंटरप्रेन्योर तब माना जाएगा जब आप स्वयं का क्या करें, बिजनेस एस्टैब्लिश करें। क्लियर है? आप मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो क्या आपको एंटरप्रेन्योर माना जाएगा? देखो जोखिम तो ले रहे हो आप भी। इतने सारे लोगों में से कुछ का सिलेक्शन, 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे मान के चलना, पोस्ट कितनी आएंगी? 2000, और सेलेक्ट हो गए तो फिर आपकी माँ की बात सही होगी कि मेरा बेटा लाखों में एक है, क्योंकि लाखों में ही थी। समझो ना? तो जोखिम तो आप भी पूरी ले रहे हो, रिस्क तो आप भी ले रहे हो, लेकिन हर कोई रिस्क लेने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता। मैंने भी शादी करी है, मैं एंटरप्रेन्योर हो गया क्या? समझो, ये सब जोखिम तो मैंने भी ली है। तो हर कोई जोखिम लेने वाला व्यक्ति उद्यमी नहीं होता। उद्यमी कौन है? जो खुद का व्यवसाय स्थापित करे। तो इज द एंटरप्रेन्योर ए पर्सन हु सेट अप द बिजनेस। जो व्यवसाय स्थापित करे वो उद्यमी, और उसके द्वारा जो खुद का बिजनेस स्थापित किया गया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? एंटरप्रेन्योरशिप। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप हिज ओन बिजनेस यूनिट बाय एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो आपके सामने बिजनेस इकाई दिखाई दे रही है वो क्या है? एंटरप्राइजेस। एस्टैब्लिश बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एंटरप्राइजेस। मेरे हिसाब से चैप्टर की थीम समझ में आ गई। शॉर्टकट में समझ लो, खुद का व्यापार चालू करो, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जोखिम लो, अनिश्चितताओं में काम करो और लाभ प्राप्त करो, इसको कहते हैं उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। बताओ देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे होगा? आपके और हमारे जैसे लोग देश को आगे बढ़ाएंगे क्या? आप तो जूनियर अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो खुद। अरे नौकरी तो तब कर रहे हो ना जब कोई नौकरी पर रख रहा है। नौकरी पर रखने वाले तो बनो, नौकरी करते रहोगे क्या? तो आप क्या बन रहे हो? आप सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। तो सर क्या सर्विस प्रोवाइडर एंटरप्रेन्योर नहीं होता? होता है। तब होगा जब खुद का काम करो, जोखिम लो, तो आप क्या कहलाओगे? एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। बोलो समझ में आ गया? ये बेसिक चीज़ थी। इस पूरे पेज में हमको कुछ नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। इसे अंग्रेजी व्याकरण का एक शब्द है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पर? पर्सन जो काम कर रहा है, और उसको क्या कहते हैं? उद्यमी। प्रोसेस क्या हुई? उद्यमिता। और रिजल्ट क्या है? आउटकम्स क्या है? उपक्रम, संस्था। बोलो ये भी समझ में आ गया? तो ये हम इंग्लिश ग्रामर से इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये भी आपको खाली समझना ही था। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? फ्रांस में, जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है, एक वर्ड यूज किया जाता है एंटरप्रेंडे, और उसका अर्थ होता है टू टेक द लीड, बीड़ा उठाना, जो लीड में आता है। जैसे देखो फौजी लोग भी बात करें, आप अगर आपको ध्यान हो तो कारगिल का युद्ध ध्यान है, वो युद्ध अगर इंडिया के अलावा कोई और लड़ता तो जीत ही नहीं पाता। इतना आसान टास्क नहीं था। आप सोचो, दुश्मन तो पहाड़ी पे बैठा है और उसको सब दिखाई दे रहा है कौन आ रहे हैं नीचे से, आराम से निशाना लगा के गोली से उड़ा रहा है। अगर वहां से पत्थर भी फेंकते ना तो वो भी गोली के बराबर था। तो सब कैसे जीते? मालूम है कैसे जीते? स्ट्रेटेजी बनाई। कुछ साहसी लोगों ने बीड़ा उठाया, मालूम है सामने से गोलियां आ रही हैं, डरेंगे नहीं, जोखिम ली, बीड़ा उठाया, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, जोखिम ली कि पहाड़ी के पीछे से गए जहां पर उनका ध्यान नहीं था, और वो सीधी स्ट्रेट पहाड़ी, सीढ़ियां थोड़ी लगी हुई थी जो चढ़ जाओगे, और जोखिम ऐसी थी कि अगर थोड़ी सी भी बनक लग जाती तो सीधे मौत की मुंह में। पर जिसने जोखिम उठाया उसके सामने क्या आए? रिजल्ट आए। तो बच्चों जरूरी नहीं रिजल्ट आए ही, ये जरूरी नहीं है। कई बार हम व्यापार स्थापित करते हैं और नुकसान खाते हैं। तो बच्चों ये जो एंटरप्रेन्योर शब्द है ना, ये फ्रांस में यूज किया गया था, लेकिन बिजनेस कंसेप्ट में यूज नहीं किया गया। इसको यूज किया गया था किसमें? सैनिक कार्यवाही के अभियान में, कि सेना में लोग बीड़ा उठाते हैं और जज्बा दिखाते हैं और अपना युद्ध जीत लेते हैं। लेकिन आज की डेट में हम इसको फौज में यूज नहीं करते। आज की डेट में हम इसको कहाँ यूज करते हैं? इकोनॉमी में। उस समय इसका अर्थ अर्थतंत्र सेनाओं के किससे था? सैनिक अभियान की कार्रवाई से। ये उस समय की बात है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बोले दोनों बातें समझ में आ गई? प्रारंभ में हम ये मान के चलते थे कि उद्यमी जन्म से ही पैदा होते हैं। पहले लोग क्या कहते थे कि सब उद्यमी जो है बन ही नहीं सकता कोई, ये तो बाई बर्थ किसी के फीचर्स होते हैं, साहब ये व्यापारी बनेगा कि नहीं बनेगा। कई लोग डरपोक टाइप के होते हैं, बाई बर्थ ही होते हैं, कई लोग साहसी होते हैं, और कुछ लोग व्यापारी बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते। तो पहले के लोग ये मानते थे कि उद्यमी तो जन्म से पैदा होते हैं, लेकिन आज इस चीज़ को हमने नकार दिया। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप में सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर लो व्यापार तो हम कर दें, व्यापार में कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास तो क्या नहीं है, कैश नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, कैश की ज़रूरत नहीं है, क्या चाहिए? काश। काश का मतलब आपका एटीट्यूड, यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए, और स्किल, आप में चातुर्य होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप व्यापार स्थापित करना चाहते हो तो ही होगा ना, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। और आप में उतना क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए। तो ये जो पहले कॉन्सेप्ट था कि उद्यमी जन्म से पैदा होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आज हमने क्या कर दिया है? नकार दिया। बोलो समझ में आ गया सबको? क्लियर है? यहाँ तक में से कुछ काम की चीज़ें आ गई हैं तो लिखें शॉर्ट नोट में। ये बहुत ही शॉर्ट में लिखाऊंगा बच्चों, और जो लिखाऊंगा बस इतना पढ़ लेना, सफिशिएंट है। तो लिखो, उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से हुई थी। द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति, उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से हुई थी। समझ में आ गई ये बात? दूसरा पॉइंट लिखें, इसे एंटरप्रेन्डे शब्द से लिया गया है। इसे एंटरप्रेन्डे, इसे एंटरप्रेन्डे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बीड़ा उठाना, जिसका अर्थ है बीड़ा उठाना। इसे एंटरप्रेन्योर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बीड़ा उठाना। ये दो बातें समझ में आ गई क्या? बस इतना ही समझना है, बाकी तो ऐसी थ्योरेटिकल बातें हैं। अब देखो, अगर उद्यमी की बात करें तो ये तीन फैक्टर होने चाहिए, तो हम मान लेंगे कि उद्यमिता है, आप उद्यमी हो।
अगर आप कोई भी काम में जोखिम लेते हो, और जोखिम सोची समझी लेना, अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो वो अपने आप को उद्यमी नहीं कह सकता। जोखिम लेते हो और कोई ना कोई बिजनेस को क्या करते हो, ऑर्गेनाइज स्थापित करते हो, और कुछ ना कुछ क्या करते रहते हो, नया लाते रहते हो, तो आपको क्या कहेंगे, उद्यमी कहेंगे। समझो आप। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरा एक क्लाइंट है, कुर्ती का मैन्युफैक्चरिंग करता है, सब उसकी इतनी कुर्तियाँ बिकती हैं, मतलब आप ये देख लो, डेली की उसकी 10 लाख रुपए की इनकम है। सेल नहीं बोल रहा मैं, इनकम मतलब कमाई, 10 लाख रुपए पर डे की इनकम है उसकी, और इतना पैसा छापता है, मतलब मान के चलो आप, वो एक महीने में 3 करोड़ रुपए छाप देता है। कमाई है उसकी, और अब उससे पैसा ही कंट्रोल नहीं हो रहा। और उसके हालत ये है कि कुर्ती हुई कि पकोड़े हुए, जैसे कढ़ाई में से तले, लोग लाइन में लगे, इधर कुर्ती बनी नहीं और लोग खरीद के ले जाएं। इतना जबरदस्त टर्नओवर। कहाँ वो मेरा छोटा सा क्लाइंट हुआ करता था, आज नंबर 1 क्लाइंट है वो मेरा, इतना ज़बरदस्त पैसा कमा रहा है। तो मुझे लगा यार इसके प्रोडक्ट में दम है, तो मैं 4-5 कुर्ती उठा लाया। मैंने कहा तू देख मेरी वाइफ को कि ये कुर्तियाँ देख दूँ, तेरे लिए मैं बहुत टॉप की चीज़ लाया हूँ। अच्छा, मैं तो मेरी जान में खुश हो रहा कि आज तारीफ मिलेगी, क्योंकि मैं उस बंदे की कुर्ती लेके आया जिसके लाइन लग के बिक रहा है, और मेरी वाइफ ने मुझे वजन सुना दिए 4, तो 4 ही कुर्ती लाया, बढ़िया रहा। 6 लाता तो 6 वजन सुनता। बोले क्या बढ़िया चीज़ उठा लाए। क्या है, तुझे पसंद नहीं आई, लोग लाइन लगा के खरीद रहे हैं। बोले ये क्या कुर्ती हुई, बोले ले आओ वापस। मैंने वापस लेके आया उसको, मेरी भाई को तो पसंद ही नहीं आई और लोग लाइन लगा के बेच रहे हैं। तो मैंने, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, मेरी वाइफ को पसंद नहीं आई, आप बुरा मत मानना, और आप क्या लाइन लग के बिक रही है। बोले दुगल जी मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है, आप सोचो मेरे प्रोडक्ट में दम इसलिए बिक रहा है। तो मैंने कहा फिर बिना दम के प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। बोले मैं रोज़ नई स्टाइल निकालता हूँ, मैं रोज़ नई डिज़ाइन निकालता हूँ, मार्केट मेरी कॉपी करता है, और जब वो कॉपी करके बेचते हैं तब तक मैं वो प्रोडक्ट बेच के निकल लेता हूँ, दूसरी स्टाइल लॉन्च कर देता हूँ। रोज़ नया क्रिएशन, रोज़ नया इनोवेशन। तो बच्चों उद्यमी वही है जो कुछ नया करेगा वो मार्केट में चलेगा, जो कुछ नया करेगा। बोलो समझ में आ रही बात। तो जो कुछ ना कुछ नया करेगा, जोखिम बयान करेगा, व्यापार को ऑर्गेनाइज करेगा, वो क्या कहलाएगा, उद्यमी कहलाएगा। आप बताओ अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है, मतलब आप ये मान लो आपको खेती करनी है, खेती बाड़ी करनी है आपको, तो आपको क्या क्या चाहिए। आपके सर ज़मीन चाहिए, मैं कह रहा हूँ है। आपके सर लेबर भी तो चाहिए काम करने के लिए, मैं कह रहा हूँ वो भी है। आपको सर पूंजी भी चाहिए, बीज लाएंगे और लाएंगे, मैंने कहा वो भी है। पर एक चीज़ और है आप में, आलस्य। एक चीज़ और आप में, जोखिम नहीं लेना। तो तुम प्रोडक्शन करके बता दो। उत्पादन के 4 तत्व, जमीन, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। तो क्या किसान भी एंटरप्रेन्योर होते हैं या नहीं होते, बताओ। साहब मैं आपको बता दूं, सावरदा का नाम सुना आपने। सावरदा ये बगरू के पास में आता है, इधर जाते हैं ना अजमेर रोड पे, वहाँ पे मेरे क्लाइंट हैं। 400 बीघा ज़मीन है उनके पास, और इतना भयंकर पैसा कमाते हैं वो लोग। लोग कहते हैं किसान गरीब होता है, मैंने कहा सारे नहीं होते, सारे किसान गरीब नहीं होते। तो उनके पास तो इतना पैसा है कि उनको मालूम ही नहीं है। उन्होंने क्या स्कीम लगाई मालूम है, और 400 बीघा ज़मीन में से 10 बीघा ज़मीन में पॉली हाउस बना दिया। देखा है क्या आप में से किसी ने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस देखा है आपने। मालूम है उन्होंने क्या किया, ये दुर्गापुरा में ट्रेनिंग ली, पॉली हाउस बनाया। पॉली हाउस क्या होता है, एक मंदिर के जैसे बना देते हैं, ज़मीन को पूरा पूरा पैक कर देते हैं प्लास्टिक की थैलियों से, ऐसे एक घर सा बना देते हैं, उसमें पूरा पानी का फव्वारा सिस्टम सब सेट। और वो लेके आते हैं 8 रुपये का चाइनीज़ खीरा का बीज, एक बीज आता है 8 रुपये का चाइनीज़ खीरा का, और उसे एक बीज से 1-1 क्विंटल सब चाइनीज़, और धन खीरा ट्रक भर के बेचते हैं। एक ही दिन में ट्रक यार, एक ही दिन में उग जाती खीरा। उस पोली हाउस की कमाल है। तो साहब एंटरप्रेन्योर तो वो भी है जो कुछ नया कर रहे हैं।
कुछ जोखिम ले रहे हैं। तो ये मत समझना कि जो माल खरीदता है बेचता है वही उद्यमी होता है। किसान भी उद्यमी होते हैं, हमारे जैसे प्रोफेशनल भी क्या होते हैं, उद्यमी होते हैं। उद्यमी कोई भी हो सकता है। क्या महिला भी उद्यमी होती है? बिल्कुल, अगर व्यापार महिला करी तो महिला उद्यमी। यहाँ तक समझ गए क्या? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से समझना, उद्यमी शब्द। अब अपन पहले क्या पढ़ेंगे? उद्यमी, फिर पढ़ेंगे उद्यमिता। उद्यमी शब्द को सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में किसने बताया था? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचार्ड कैंटिलोन ने। और उन्होंने किस में दिया था? इकोनॉमिक्स में। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये याद करने वाले पॉइंट लिखा रहा हूं बस आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उद्यमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी में रिचार्ड कैंटिलोन ने किया था। 18वीं शताब्दी में रिचार्ड कैंटिलोन ने किया था। उद्यमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी में रिचार्ड कैंटिलोन ने किया था। तो जो वर्ड एंटरप्रेन्योर वाज फर्स्ट गिवन इन द 18th सेंचुरी बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचार्ड कैंटिलोन। बोलो समझ में आ गई बात भी? अब हम किसको पढ़ेंगे? पहले उद्यमी को। उद्यमी की डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। नाम से क्या लग रहा है बताना बेटा? ट्रेडिशनल डेफिनेशन मतलब पुराने ख्यालात। अब प्रेजेंट में अलग ही चीज़ें हो गई। आप एक दुकान खोल के बैठ गए, माल खरीद के ला रहे हो और माल बेच रहे हो, तो आज वाले लोग आपको उद्यमी नहीं मानते। पहले तो इसको भी उद्यमी मानते थे। आज बताओ आपको उद्यमी कब माना जाएगा? जब कुछ नवाचार करें। तो आज उद्यमिता में मेन वर्ड क्या हो गया? इनोवेशन। और पहले मेन वर्ड क्या था? रिस्क टेकिंग। पहले तो भाई जोखिम लेने वाला उद्यमी है, आज कहते हैं जोखिम तो कोई भी ले लेता है। आज उद्यमी कौन है? जो नवाचार करे। पहले नाम किसका था? रिचार्ड कैंटिलोन का। आज नाम किसका है? जोसेफ शुम्पीटर का। किसका है? और जोसेफ शुम्पीटर ने सबसे पहली बार नवाचार शब्द को क्या किया? यूज किया। इनोवेशन वर्ड को पहली बार यूज किया। तो मैं अब आपको डेफिनेशन पहले कौन सी करा रहा हूँ? ट्रेडिशनल। फिर कौन सी कराऊंगा? मॉडर्न। ट्रेडिशनल में सबसे बड़ा नाम किसका? रिचार्ड कैंटिलोन का। रिचार्ड कैंटिलोन ने क्या कहा? उद्यमी का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो उत्पादन के साधन को निश्चित मूल्य पर खरीदता है, क्योंकि परचेज कर रहे वो तो फिक्स है कि भाई ये पैसा देना है, तथा भविष्य में बिक भी जाए नहीं भी बिके, किस पे बिकेगा मूल्य भी नहीं मालूम, अनिश्चित मूल्य के लिए क्या करता है? विक्रय करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। तो आपने अगर गौर किया तो रिचार्ड कैंटिलोन ने सिर्फ परचेज और सेल करने वाले को ही क्या दिया? समझ में आ गई बात? ये परिभाषा आप नोट करें। टॉपिक का नाम लिख दो, उद्यमी की परिभाषाएं। उद्यमी की परिभाषाएं। और ये रट्टा मारनी है बच्चों, ये परिभाषाएं रट्टा मारनी है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है, इसमें कोई एक्ट या कोई धारा वगैरह कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है इसमें। पहला टॉपिक लिखो, उद्यमी की परिभाषाओं में पहला लिखना, उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो निश्चित मूल्य पर क्रय करता है। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, है ना? जो निश्चित मूल्य पर क्रय करता है तथा अनिश्चित मूल्य पर क्रय करता है तथा अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करता है। निश्चित मूल्य पर क्रय करता है तथा अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपकी एक डेफिनेशन होगी। अब दूसरी डेफिनेशन सुनो बच्चों। ट्रेडिशनल में
ये भी फ्रेंच के ही मैन थे, मतलब ये भी फ्रांसीसी थे, फ्रेंच। इन्होंने कहा जेबी से, इनका नाम था जेबी से। इनके अकॉर्डिंग उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है, देखो इसको समझाते हैं परिभाषा को थोड़ा टेक्निकल तरीके से। आपसे पूछता हूँ बच्चों, बताएं, आप बताओ, आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, क्या सैलरी मिलेगी जी? 40,000 50,000। अब 40-50 हज़ार रुपये आपने महीने के कमाए। देखो क्या है, कम कमाओगे तो कम उड़ाओगे, ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा उड़ा दोगे। आदमी अपने इनकम के हिसाब से खर्चा करने लग जाता है। आपने 40,000 रुपये कमाए, मैं मान के चल रहा हूँ 25,000 तो उड़ा दोगे, तो खाना भी खाओगे, परिवार भी चलाओगे, तो 25,000 तो उड़ा दोगे। बचेंगे कितने? 15,000 रुपये। अब इस 15,000 रुपये में आप फैक्ट्री डाल लोगे क्या? इस 15,000 रुपये में व्यापार शुरू कर दोगे क्या? तो आप तो कभी उद्यमी बन ही नहीं सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? इसको बैंक में डिपॉजिट कराओगे। तो आप कौन हो गए? निवेशक, जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति है। आपने बैंक में जमा कराया, बताओ बैंक में क्यों जमा कराया? ताकि आपको यूँ लगे कि बैंक हमें 6% क्या कर देगा? ब्याज दे देगा। अब क्या होता है, बैंक के पास मेरे जैसा आदमी पहुंच गया कि साहब व्यापार करना है, लोन दे दो। तो बैंक ने कहा लो जी लोन ले लो, क्या दिक्कत है? तो ये कौन है? व्यापारी। तो बैंक ने कहा जी लोन दे देंगे, ब्याज लेंगे आपसे 10%। अब देखो बैंक के पास में पैसा आ गया था कितने में? 6% पे, और आगे दे रहा है कितना? तो ये बीच का जो मार्जिन है ये बैंक का मुनाफा है। इसमें उसको अपने स्टाफ के खर्चे निकालने और निकालने और मुनाफा भी कमाना है। अब ये व्यापारी क्या करेगा? ये जो निवेशक है उसको नौकरी पे रखेगा कि तू मेरे यहाँ काम कर, मैं तेरे को सैलरी दूंगा। ये किस पे रखेगा बताओ? नौकरी पे, और इसको सैलरी देगा। फिर ये 15,000 बचाएगा, कहाँ जमा कराएगा? और फिर ये वापस। आप देख रहे हो क्या हो रहा है? वहीं का वहीं घूम रहे हो। आपका पैसा मेरे पास आ गया, मेरा पैसा वापस आपके पास चला गया, ऐसे घूम रहा है। आप डायरेक्ट बिजनेस कर लेते ना, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कम उत्पादकता वाले क्षेत्र को हमने किस में लगा दिया? अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में। और ये काम कौन करता है? व्यापारी, उद्यमी। क्योंकि इसको ये जोखिम ली उसने, उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं 10% ब्याज पे पैसा लेके भी कमा लूँगा। और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस पैसे का मैं क्या करूँगा, तो 6% पे दे दिया आपने, एफडी करवा ली बैंक में। और व्यापारियों को इतना साहस है कि 10% ब्याज पे भी हम लोन ले लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको किसने बताया? जेबी से ने। जेबी से ने क्या कहा? कि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधन, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसको लो प्रोडक्टिव वाले क्षेत्र से किस में लगा देता है? हाई प्रोडक्टिविटी वाले क्षेत्र में लगा देता है, और बीच में क्या कमाता है? लाभ कमाता है। जेबी से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उद्यमी को एक तरीके से क्या बताया? इकोनॉमिक एजेंट। बताओ ये अर्थशास्त्री, अर्थव्यवस्था के एजेंट कैसे हुए? कैसे हुए? आपके सामने है पूरी प्रोसेस। किसकी वजह से घूम रही है? ये साइलेंट कर दो। आपको मालूम है जिस दिन उद्यमी नहीं होंगे ना, उस दिन बैंक में पैसा रखने का चार्ज देना पड़ेगा। बैंक वाले कहेंगे एक तो तुम्हारे पैसे की निगरानी करें और ऊपर से तुम्हें ब्याज और दें। बताओ, कोई आपके पैसे की चौकीदारी कर रहा है, वो आपको पैसा देगा क्या? वो तो आपसे पैसा लेगा। अमेरिका में रिजल्ट जाके देखो, बैंक में पैसा रखने का चार्ज लगता है। सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, वहाँ सिस्टम नहीं है ये कि साहब हमको ब्याज मिलेगा, ब्याज थोड़ी मिलेगा। और इंडिया में देख लो, धीरे धीरे जो जो हम डेवलप होते जा रहे हैं, देखो हम डेवलपिंग से किधर बढ़ रहे हैं? डेवलप। इंटरेस्ट रेट क्या होती जा रही है? सर ये क्या चक्कर है? डेवलप हो तो बल्कि ज़्यादा ब्याज मिलना चाहिए। डेवलप हुए इसलिए हो कि आपने ब्याज की प्रवृत्ति छोड़ी और किधर आए? उद्यमिता की तरफ आए, इसीलिए तो डेवलप हुए हो। बचत करने से आप उद्यमी कैसे बनोगे? उस बचत को किस में लगाओ? जोखिम में लगाओ।
और जोखिम से क्या बनोगे? एंटरप्रेन्योर बनोगे। तो एक तरह के ये जो उद्यमी होते हैं इस इकोनॉमी के क्या हैं? एजेंट हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, जेबीसी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उद्यमी को इकोनॉमिक एजेंट बताया। जेबीसी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उद्यमी को इकोनॉमिक एजेंट बताया। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, उद्यमी ऐसा व्यक्ति है, उद्यमी ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को कम उत्पादकता वाले क्षेत्र से अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में लगाता है। कम उत्पादकता वाले क्षेत्र से अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में लगाता है। समझ में आ गई ये परिभाषा? दोनों परिभाषा क्लियर है? डेक्स करके लिख दो, जे वी से। ये परिभाषा किसने दी है बताओ? जे बी से ने। तीसरी परिभाषा देखो, तीसरी परिभाषा क्या कह रही है? फ्रैंक हेमेन नाइट, इनके अकॉर्डिंग उद्यमी व्यक्तियों का क्या है? समूह है। तो बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या उद्यमी संस्थागत हो सकते हैं या केवल व्यक्ति ही उद्यमी होता है? क्या कोई कंपनी उद्यमी हो सकती है? क्या कोई संस्था उद्यमी हो सकती है? तो संस्था भी उद्यमी हो सकती है, लोगों का समूह भी उद्यमी हो सकता है। ये बात किसने कही? फ्रैंक हेमेन नाइट। क्या कही कि साहब लोगों का समूह है, ग्रुप, जो जोखिम उठाता है और अनिश्चितता में काम करता है, वो भी क्या है? उद्यमी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, इसकी परिभाषा कैसे पूछेंगे कि साहब उद्यमी संस्थागत हो सकते हैं, एक ग्रुप हो सकता है, समूह हो सकता है। ये बात किसने कही? फ्रैंक हेमेन नाइट। समझ में आ गया? जेम्स बुन्ना ने क्या कहा? उद्यमी का काम क्या है? पैसों की व्यवस्था करो, जोखिम लो और एक नए बिजनेस को अस्तित्व में ला दो। ये कौन कहलाएगा? जेम्स बुन्ना के अकॉर्डिंग उद्यमी, जो पैसे की व्यवस्था करता है, जोखिम लेता है और नया बिजनेस शुरू कर देता है। यहाँ तक समझ गए क्या? तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न डेफिनेशन, लेकिन ट्रेडिशनल में एक बात वो लिख लो नेक्स्ट, उद्यमी व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। उद्यमी व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। बस इतना सा लिख के डेक्स मार दो, फ्रैंक हेमेन नाइट, उद्यमी व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। फ्रैंक हेमेन नाइट। ये देखो, आपको शॉर्ट में ही पूछ सकते हैं, FH नाइट नाम के से भी लिखा हुआ आ सकता है। मोस्टली बुक्स में क्या लिखा हुआ मालूम है आपको? फ्रैंक H नाइट। फ्रैंक पूरा लिखा हुआ है, बीच वाले को खाली क्या लिख दिया? H नाइट। मोस्टली बुक में लिखा हुआ है, मैंने पूरा नाम ही लिख दिया आपके सामने। यहाँ तक क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न। मॉडर्न का नाम आते ही एक बंदे का नाम याद रखना, जोसेफ शुम्पीटर। और जोसेफ शुम्पीटर का नाम आते ही एक चीज को याद रखना, इनोवेशन, नवाचार। बताओ उद्यमी कौन होते हैं? जो कुछ नया करे। नया कैसे करें? नया मतलब बताओ, नया कैसे हो सकता है? नया कुछ क्या? पहली चीज, या तो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओ। चलो मार्केट में नया प्रोडक्ट नहीं लाए, पर नए मार्केट में घुस जाओ। तो आज आपका मार्केट, जैसे आप बताओ, चाय पीते हो, आपने कहवा पिया है? कहवा, कहवा
किया है क्या? आप कभी भी इधर जाओगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर लोग चाय नहीं पीते, क्या पीते हैं? कहवा पीते हैं। और ये क्या होता है साहब? ये चाय जैसा ही होता है पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ नहीं चलता। अब मान लो श्रीनगर का कोई व्यापारी यहाँ आके कहवा की क्या कर ले, दुकानें खोल ले और बेचना शुरू कर दे, तो उसके लोगों के लिए तो क्या हो गया? भले उसके लिए क्या था? तो नया का मतलब ये नहीं है कि नया प्रोडक्ट ही लाएं, नया प्रोडक्ट लाओ या फिर नए बाजार में आ जाओ या प्रोडक्शन की नई तकनीक अपना लो या फिर क्या करो, रॉ मटेरियल दूसरा ढूंढो, फिनिश गुड्स वही बने। जैसे पनीर खाया आपने? खाए? बताओ किससे बनता है? ये जरूरी नहीं है। एक टोफू करके आता है, टोफू। ये जितने भी होटल वाले हैं ना, सब टोफू यूज करते हैं। दूध का पनीर कोई नहीं देता, सोयाबीन का पनीर देते हैं और वो भी क्वालिटी वाला होता है। और ये भी है, डेयरी पे जो पनीर मिलता है ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं? टोफू बेचते हैं। चीनी भी नहीं होती। आपको तो टेस्ट से मालूम ही नहीं चलेगा कि पनीर दूध वाला खा रहे हो कि सोयाबीन वाला, टेस्ट में तो मालूम ही नहीं चलेगा। और क्वालिटी भी वही है सेम, उसमें भी प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है, लेकिन वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वो मार्केट में खूब चल रहा है। तो सब चीज़ वही है, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जो रॉ मटेरियल को बदल कर फिनिश गुड्स बना दे, ये भी इनोवेशन है। तो इनोवेशन कई तरीके से हो सकता है। अच्छा, जब भी आप कुछ नया लेके आ रहे हो, जब भी आप क्या लेके आ रहे हो, इसका मतलब आप पुराने को ख़त्म कर रहे हो। इसलिए इससे हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस, सृजनात्मक विध्वंसता। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उद्यमिता एक सृजनात्मक विध्वंसक है। उद्यमी एक सृजनात्मक विध्वंसक है। ये कथन किसने कहा? किसने कहा बताओ? जोसेफ शुम्पीटर ने। नवाचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोसेफ शुम्पीटर ने। इन्होंने बताया कि जब से जीरोक्स मशीन आई है, कार्बन पेपर वालों का धंधा खत्म हो गया है। तो बच्चों, जब से कोई नई चीज आएगी तो पुराना क्या होगा? खत्म होगा। जोसेफ शुम्पीटर ने डेफिनेशन क्या दी कि कोई भी उद्यमी नया करके या कुछ इम्प्रूवमेंट करके परिवर्तन लाता है। और बच्चों, जब तक ये उद्यमी है तब तक मजे हैं। आज आपके और हमारे जीवन को देखो, कितना आनंदपूर्ण जीवन है। इतनी भयंकर गर्मी में हमें गर्मी नहीं लगती। राजा महाराजाओं के ज़माने में पहाड़ों पे मकान क्यों होते थे बताओ? पहाड़ों पे मकान क्यों होते थे? क्योंकि ऐसे नहीं होते थे, वहाँ पे फरफर हवा चलती थी और एक स्टाफ रखते थे बेचारे कि हवा देता रहे। क्योंकि उस समय ऐसे उद्यमी नहीं थे जो कुछ नया बना के दें। एसी थी नहीं, बिजली नहीं थी, तो ये लोगों ने डेवलपमेंट किया। आज भी देखो, हम लोग खुद नहीं उड़ सकते, हवाई जहाज में बैठ के ही जा सकते हैं, थोड़े दिन में उड़ने लग जाएंगे। अभी कई बच्चे तो उड़ ही रहे हैं, ठीक है ना, और थोड़े दिन में इक्विपमेंट आ जाएंगे आपको जाने के लिए इधर उधर। देखो, आज तक हम पेट्रोल डीजल इनकी कार यूज़ करते आ रहे हैं। मेरे पास खुद के पास डीजल की कार है और ये कितनी बेकार चीज़ है मालूम है आपको? पेट्रोल डीजल तो लिमिटेड है, हम प्रकृति से निकाल रहे हैं, पूरा उसका बैलेंस गड़बड़ा रहे हैं, फिर भूकंप आते हैं और आते हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी। लेकिन साहब करें क्या, गाड़ी तो चलानी ज़रूरी। अब एक नया इनोवेशन आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और आप देख लेना 10 साल के अंदर अंदर आपको डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ दिखनी बंद हो जाएंगी। और ये पेट्रोल पंप वाले हैं ना सारे, ये सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं, इनकी जगह पर क्या आएंगे? इलेक्ट्रिक पंप। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है, पुरानी चीज़ खत्म होती है। और ये वो इनोवेटर लोग हैं, ये वो उद्यमी लोग हैं जो कुछ नया करके, कुछ सुधार करके क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं, जिसका फायदा पूरी दुनिया उठाती है। नवाचार आप इन तरीक़ों से कर सकते हो। बाजार में नया प्रोडक्ट लाके, उत्पादन की नई विधि लाके, नए बाजार में घुस के, कच्चे माल का नया स्रोत खोजकर, या फिर
एक नया संगठन बनाकर। बोलो समझ में आ गया सबके? क्लियर है? तो लिखें इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नवाचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ शुम्पीटर ने किया था। नवाचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ शुम्पीटर ने किया था। नेक्स्ट लिखो, जोसेफ शुम्पीटर ने उद्यमिता को सृजनात्मक विध्वंसक बताया। जोसेफ शुम्पीटर ने उद्यमिता को सृजनात्मक विध्वंसक बताया। सृजनात्मक विध्वंसक बताया। जोसेफ शुम्पीटर ने उद्यमिता को सृजनात्मक विध्वंसक बताया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी नवाचार एवं सुधार के माध्यम से परिवर्तन लाता है। जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी नवाचार एवं सुधार के माध्यम से परिवर्तन लाता है। बोलो समझ में आ गई बात? ये कुछ काम की चीजें थी जो मैंने आपको इसमें नोट कराई। कैसे कैसे नवाचार किया जा सकता है ये तो खाली समझने के लिए है। पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशन देखो, इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझना। ये कह रहे हैं साहब, पीटर एफ ड्रकर वो व्यक्ति है जिसने परिवर्तनों को खोजा। इन्होंने कहा भाई उद्यमी वो व्यक्ति है जिसने किसको खोजा, कुछ ना कुछ चेंजेस, और उसको रेस्पॉन्स दिया और मौके पे चौका मारा। यानी कि परिस्थितियां, देखो आपको बता दूं, आपके जीवन में मौके जरूर आएंगे, आपको जीवन मौका देगा, हमेशा देगा। अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में आती हैं, कुछ उसको एनकेज कर लेते हैं, कुछ उसको पहचान ही नहीं पाते कि हमारे पास में क्या आई है, अपॉर्चुनिटी आई है। भगवान सबके साथ दोनों पहलू करेगा, ये ध्यान रखना। आप बहुत खुश हो तो कभी ऐसा झटका दे देगा आपको कि एक ही बार में आपकी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसा भी होता है सबके साथ कि आपको बुरा दिन भी दिखाएगा और आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा। उद्यमी वो हैं जो परिस्थिति का क्या करेंगे, दोहन, उसको यूज करके उसे अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। परिस्थिति को किस में बदल देंगे, अपॉर्चुनिटी में। जैसे मैं आज की डेट की बात बताऊं बच्चों, इस टाइम बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि सरकार ले रही है मजे, तो बच्चे हो गए कंफ्यूज। इस टाइम अगर कोई फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 130 पोस्ट है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होनी तय है। बहुत सारे बच्चे डाइवर्टेड हैं, उनकी इतनी तैयारियां है नहीं, और जो कुछ एक लोग हैं वो इसको मौके को एनकेज कर लेंगे। तो उद्यमी वही होते हैं जो अवसर का क्या कर ले, दोहन कर, मतलब परिस्थिति का दोहन करके किस में बदल दे, उद्यमिता में। अब यहाँ एक बात देखो इन्होंने क्या लिखी, उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण क्या है, नवाचार। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नवाचार शब्द किसने बताया, तो बच्चों ये पीटर एफ ड्रकर ने भी बताया है, और किसने बताया, जोसेफ शुम्पीटर ने भी। लेकिन बच्चों नाम उसका याद रखा जाता है जिसने पहली बार शब्द यूज किया, और वो कौन था, तो पीटर एफ ड्रकर को नवाचार से हम नहीं जोड़ रहे। ये सब क्या है, एक जैसी बातें बोलते रहते हैं सब, एक दूसरे को कॉपी कर करके। तो इन्होंने भी कहा, लेकिन ये नवाचार की हम इसकी डेफिनेशन नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे, जोसेफ शुम्पीटर। समझ में आ गई बात, ये याद भी नहीं करनी। नेक्स्ट, फ्रैंक एच नाइट ने क्या कहा कि उद्यमी एक क्या है, आविष्कारक है, जो कुछ ना कुछ आविष्कार करता है, और एक प्रवर्तक है। प्रवर्तक आप मेरे से कंपनी एक्ट में पढ़ चुके हैं, प्रमोटर।
जो कंपनी को क्या करता है, स्थापित करता है। और ये मैनेजर से तो कहीं अधिक है, क्योंकि मैनेजर कभी भी उद्यमी नहीं होता। उद्यमी मैनेजर हो सकता है, पर मैनेजर उद्यमी हो ये जरूरी नहीं है। मैनेजर तो चीज़ों को मैनेज करता है और उद्यमी तो शुरू करता है, और मैनेजर जो शुरू हो चुकी है उसको मैनेज करता है। तो ये एक लाइन काम की है। नेक्स्ट देखें, उद्यमी एक आविष्कारक तथा प्रवर्तक होता है। उद्यमी एक आविष्कारक एवं प्रवर्तक होता है तथा वह प्रबंधक से कहीं अधिक होता है। उद्यमी एक आविष्कारक तथा प्रवर्तक होता है तथा वह प्रबंधक से कहीं अधिक होता है। उद्यमी एक आविष्कारक तथा प्रवर्तक होता है तथा वह प्रबंधक से कहीं अधिक होता है। ये बात क्लियर है? आगे समझ में? चलिए अब आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट परिभाषा कुंज एवं डोनेल, ओ डोनेल है ये, कुंज एंड ओ डोनेल बहरिच, इन दो लोगों ने भी उद्यमी के बारे में क्या कहा कि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति जो किस पे ध्यान केंद्रित करता है, आविष्कार पे। कुछ ना कुछ ये मान के चलना, ये इन्वेंशन करेगा और अपने सपनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाभ उन्मुख उपक्रम में। कि साहब मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, मेरा ये सपना है, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ आविष्कार करेगा। ऐसे ही जिमरल और एस्कॉर्ट ने क्या कहा कि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो लाभ और वृद्धि प्राप्त करना चाहता है। हमेशा उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है, ग्रोथ करनी होती है, चाहे भले ही जोखिम हो, भले ही क्या हो, अनिश्चितता हो, फिर भी नया व्यापार क्या करते हैं, स्थापित। मैं आपको बताऊं, जब लॉकडाउन लगे तो सब पूरे लोग घर के अंदर पैक थे, बेचारे अपनी जमा पूंजी से खा रहे थे। पर हमारे पड़ोस में लॉकडाउन में इतना पैसा छापा एक पड़ोसी ने, खूब पैसा कमाया साहब, एंटरप्रेन्योर उद्यमी, क्योंकि वो तानसेन बेचता था। और साहब आप यकीन करोगे कि 5 रुपये 10 रुपये का तानसेन 50 रुपये में बेचा उसने, ब्लैक में। देखो उसने जोखिम उठाया, अनिश्चितताओं में कार्य किया, स्टॉक कर लिया, जबकि मालूम नहीं था लॉकडाउन कब तक चलेगा। अनिश्चितताओं में कार्य किया, जोखिम उठाया और लाभ कमाए। इसको कहते हैं उद्यमी, जो तानसेन बेचता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उद्यमी की विशेषताएं, ये परिभाषा मैंने आपको बता दी, बस इतनी याद कर लेना। अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो विशेषता अपने आप ही समझ में आ गई। फटाफट रीड आउट करके बता देता हूँ। बताओ, उद्यमी व्यक्तियों का समूह होता है क्या? क्या उद्यमी संस्थागत हो सकते हैं? उद्यमी क्या होते हैं? आविष्कारक। जेम्स गुन्ना ने एक बात कही कि उद्यमी नए औद्योगिक संस्था को क्या करता है, ये पॉइंट लिखो। नेक्स्ट कंटिन्यू उसी में लिख लो। उद्यमी नए औद्योगिक संस्था को अस्तित्व में लाता है। उद्यमी नए औद्योगिक संस्था को अस्तित्व में लाता है। एंटरप्रेन्योर ब्रिंग न्यू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इनटू एग्जिस्टेंस। उद्यमी नए औद्योगिक संस्था को अस्तित्व में लाता है। किसने कही ये बात? जेम्स बोना। डैक्स करके क्या लिख दो? जेम्स बोना। उद्यमी नए औद्योगिक संस्था को अस्तित्व में लाता है। क्लियर है? अभी छोटी छोटी लाइनें तो कोई रटनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उद्यमी नए औद्योगिक संस्था को अस्तित्व में लाता है, ये कथन किसने कहा, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये इस चैप्टर में रटने के अलावा और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट बच्चों ये लिखो, ये तो परिभाषा आप लिख ही चुके हैं फ्रैंक एस नाइट की। तो ये उद्यमी क्या करता है बताओ? जोखिम वहन करता है और अनिश्चितताओं में कार्य करता है। मैकलेन ने एक बात कही है, ये लिखो नेक्स्ट। उद्यमी उच्च प्राप्ति की इच्छा रखता है। उद्यमी उच्च प्राप्ति की इच्छा रखता है। एंटरप्रेन्योर एस्पायर्स टू अचीव हाई अचीवमेंट्स। ये छोटी मोटी बात ही नहीं करते,
ये सोचते ही नहीं कि साहब हमको इतना मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, ये खुश होते ही नहीं कभी। इनको हमेशा ही क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। फिर चाहे मिले नहीं, फिर चाहे डूब जाएं, पर करेंगे तो व्यापार, लेंगे तो जोखिम, और कमाएंगे तो इतना कमाएंगे लोग देखें, नहीं तो बर्बाद हो लेंगे। कैसे लोग होते हैं? बिल्कुल, देखो ऐसे बहुत लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं। अंबानी ने एक बात कही थी कि आज मेरा सारा धन दौलत छीन लो और मुझे रोड पे फेंक दो, मैं आपको वापस ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके दिखा दूंगा। धीरू भाई अंबानी के सब थी, क्या मुझे उठा के फेंक दो, मेरी सारी प्रॉपर्टियां बेच दो, मेरे हाथ में कुछ मत दो, 1 रुपया मत दो, मैं फिर से रिलायंस खड़ा करके बता दूंगा आपको। क्योंकि जोखिम लेगा वो तो जो जोखिम लेगा वो आगे बढ़ेगा। क्या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ये भी उद्यमी है? कह तो सकते हो, लेकिन ये प्रथम पीढ़ी की उद्यमी नहीं है। ये तो जो बना बनाया बिजनेस है उसको क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हैं। तो है तो उद्यमी, लेकिन ये रियल सेंस में उद्यमी नहीं है। नेक्स्ट, उद्यमी अवसर उन्मुख होता है। लेकिन उद्यमी अवसर उन्मुख होता है। एंटरप्रेन्योर इज अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड। उद्यमी अवसर उन्मुख होता है। डेक्स करके लिख दो, पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर। समझ में आ रहा है बच्चों? उद्यमी क्या होता है? अवसर उन्मुख। मेरे हिसाब से नाम से ही समझ गए होंगे, ये हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, मौका मिलते ही चौका मार देते हैं। ये वाली बात मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। उद्यमी बताओ क्या होता है? सृजनात्मक विध्वंसक। कुछ नया लाते हैं, पुराने को खत्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि उद्यमी जन्म से पैदा होते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, बनाए, इसकी ट्रेनिंग होती है। MSME एक्ट बना दिया गवर्नमेंट ने, व्यापार की ट्रेनिंग लो आप, आपको सिखाया जाएगा कि आप जोखिम कैसे लेंगे। उद्यमी और निवेशक हमेशा अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना बच्चों। कहीं आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो और कह रहे हो साहब रिस्क तो मैं भी ले रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं बिटकॉइन खेल रहा हूँ, बिटकॉइन खरीद रहा हूँ साहब, जोखिम तो उसमें भी है। केवल जोखिम लेना उद्यमिता नहीं है, खुद के व्यापार के लिए जोखिम लेना उद्यमिता है। उद्यमी और निवेशक क्या होते हैं? अलग अलग। और उद्यमी और प्रबंधक भी क्या होते हैं? अच्छा आप मुझे बताओ, एंटरप्रेन्योर में और मैनेजर में क्या फर्क है? एक बात, चलो एक एक बच्चे से पूछते हैं। इन्होंने कहा उद्यमी तो कार्य शुरू करता है और मैनेजर उस कार्य को मैनेज करता है, एक डिफरेंस। दूसरा बताओ, उद्यमी जोखिम लेता है, निवेशक जोखिम मैनेजर जोखिम नहीं लेता। और बताओ क्या बोल रहे हो? उद्यमी मैनेजर हो सकता है, लेकिन मैनेजर कभी उद्यमी। और बताओ, उद्यमी नहीं, ये जरूरी नहीं है पूंजी लगाई। हाँ ये बोल सकते हो आप कि उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ, और मैनेजर को सैलरी। तो बच्चों ये बात मैं एक बार आगे टॉपिक को बीच में छोड़ के एक टेबल से करवा देता हूँ आपको, क्योंकि लगे हाथ एक पॉइंट भी हो जाएगा। लो बच्चों देखो, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। सबसे पहले मोटिव बताओ, उद्यमी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नए बिजनेस को शुरू करना। उद्यमी कभी भी बने बनाए बिजनेस को मैनेज नहीं करता है, नए को चालू करता है। और अगर पुराना व्यापार हो तो उसको किस में कन्वर्ट करता है? नए में। जबकि मैनेजर पहले से स्थापित संगठन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। स्टेटस की बात करें तो उद्यमी संस्था के क्या हैं? मालिक। और मैनेजर की बात करें, चाहे पोस्ट कितनी बड़ी हो, आखिर हो तो कर्मचारी। जोखिम की बात करें, उद्यमी तो जोखिम लेता ही लेता है, नए नए आइडियाज़ लेके आता है, जबकि मैनेजर कोई जोखिम या अनिश्चितता में काम नहीं करता। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उद्यमी इमीडिएट डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे। और अगर आपके डिसीजन सही हैं तो आपका बिजनेस सक्सेस, डिसीजन गलत तो फ्लॉप। लेकिन प्रबंधक डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाता है।
डिसीजन तो किसने लिए? उद्यमी ने। फिर उसकी सेवा करने के लिए कौन है? प्रबंधक। रिवॉर्ड, उद्यमी को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? प्रॉफिट, जो बहुत सारा हो सकता है और हो सकता है नहीं भी हो, यह निश्चित है। इसको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट, उद्यमी एक क्या है? इनोवेटर, कुछ ना कुछ नया करता है और ये कभी इनोवेटर नहीं होता। तो समरी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उद्यमी एक प्रबंधक हो सकता है, लेकिन एक प्रबंधक कभी भी क्या नहीं होता? उद्यमी नहीं होता। और ये टेबल खाली पढ़ के छोड़ देना, एग्जाम में वैसे भी याद रह जाएगा आपको, इसमें कुछ लेना देना है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट, उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं? उद्यमी मेहनती होता है, आलसी आदमी कभी उद्यमी नहीं बन सकते। दूरदर्शिता होती है, जो आज की सोचता है वो उद्यमी नहीं है, जो फ्यूचर की विजन रखे वो उद्यमी होता है। जो परिवर्तन लाए, समाज में जो परिवर्तन देख रहे हो, जो रोज़ आप नई नई चीज़ें देखते हो, आज जिस मोबाइल पे आप बातें कर रहे हो, जिससे आप व्हाट्सएप पे अपना टाइम पास कर रहे हो, समझ लो, और यूट्यूब वगैरह पे आप जो ये सब चीज़ें देख पा रहे हो, ये उद्यमियों की वजह से है। अगर उद्यमी नहीं होते तो आपके पास कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, लीडर होते हैं ये पूरे समाज को लीड करते हैं। इनमें क्षमता होती है काम करने की। ये हमेशा आशावादी होते हैं, नेगेटिव बात सोचते ही नहीं। नेगेटिव तो सोच हो ही नहीं सकती इनकी। जिसकी नेगेटिव थॉट है वो उद्यमी हो ही नहीं सकता। और जिनको उपलब्धियां चाहिए, जिनको बहुत क्या चाहिए? लाभों की प्राप्ति चाहिए, जिनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वही उद्यमी होते हैं। उद्यमी बेवकूफ़ नहीं होता है, जोखिम जरूर उठाता है, लेकिन सोची समझी। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सुनो बच्चों, उद्यमी के प्रकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके प्रकार में बहुत सारे कराऊंगा, लेकिन 4 प्रकार याद रख लेना बस। शॉर्ट नोट में मैं 4 ही लिखवा रहा हूँ, ये 4 ढंग से पढ़ लेना, ये ही आएंगे, नहीं आएंगे ही नहीं। सबसे पहले प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ ने उद्यमी के कितने प्रकार बताए? 4। प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ ने, ये नाम याद रखना और ये 4 प्रकार याद रखना। इसके अलावा और कुछ याद मत रखना। लिखे नोट करके, टॉपिक का नाम लिखो, उद्यमी के प्रकार। उद्यमी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के प्रकार। इसमें लिखो प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ। मानवेंद्र पारिक ने क्वेश्चन पूछा, सर बाहर जो समोसे वाला है वो भी उद्यमी है क्या? बिल्कुल है, समोसे बनाता है, मालूम नहीं बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, जोखिम लेता है। देखो व्यापार का लेवल छोटा है या बड़ा, ये मायने नहीं रखता। जो खुद का व्यापार करता है, जो खुद की जोखिम लेता है, वो क्या है? उद्यमी है। ऑनलाइन वालों को कैसे मालूम कि बाहर समोसे भी हैं? अच्छा यही है क्या? अरे खुद ही लिखते रहते हो। चलो बच्चों, प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ के अनुसार उद्यमी निम्न 4 प्रकार के होते हैं। लिख लिया? क्या लिखा देखो, प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ के अनुसार उद्यमी निम्न 4 प्रकार के होते हैं। प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ के अनुसार उद्यमी निम्न 4 प्रकार के, समझ में आ रहा है? पहला प्रकार इनोवेटिव। इंग्लिश में लिखना बच्चों जरूर से, हिंदी तो लिखनी है, इंग्लिश जरूर लिखना, क्योंकि इंग्लिश के जो शब्द इसमें मैंने यूज किए हैं, ये वाले, इनकी जो हेडिंग मैंने यूज की है ना, ये वाली, ये वही की है जो इन्होंने प्रोफेसर ने की थी। मैंने कोई इंग्लिश डिक्शनरी नहीं उठाई है। तो आपके एग्जाम में अगर कोई इंग्लिश का वर्ड आएगा तो ये फिक्स है। हिंदी तो क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये इंग्लिश शब्द जरूर ध्यान रखना, चारों, ये चारों का ध्यान रखना। तो पहला लिख लो इनोवेटिव, हिंदी में भी लिख लो नवाचारी,
या नवप्रवर्तक उद्यमी। मेरे हिसाब से ये तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। बताओ कौन होता है इनोवेटर? जो कुछ नया करे। मतलब पहली बार समाज देखेगा कि ये क्या चीज़ आ गई, किसी ने कुछ ना कुछ क्रिएटिव। देखो हमारे टाइम में 0 वाट का बल्ब हुआ करता था, हम बोलते थे उसको ऐसे कि 0 वाट का बल्ब, और भगवान के मंदिर में हम उसको जला के रखते थे। और मेरी मम्मी ये कहती थी बेटा इसको हमेशा चालू रखना चाहिए, भगवान का बल्ब है, इससे कोई बिजली का बिल भी नहीं आता। बाद में मालूम चला रे 0 वाट का बोल गए, 0 वाट का था ही नहीं, वो तो साहब बिल आता है। मालूम है जो 0 वाट का बल्ब आता है ना, और आपकी ये LED लाइटें बराबर बिल ले रही हैं 0 वाट के बल्ब के बराबर। तो इन्वेंशन हुआ, बल्ब धीरे धीरे बंद हुए, ट्यूबलाइट्स आई। अभी ट्यूबलाइट का भी जमाना जा रहा है, LED आ गई, समझ लो। और अभी LED का भी जमाना जा रहा है, स्ट्रिप्स आ गई, बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स आ गई। तो ये रोज कुछ ना कुछ इनोवेटर होता है, और जो ही कोई नई चीज़ आएगी लोग उसके पीछे भागेंगे, और वो उद्यमी उसने में तो पैसे कमा लेगा। तो बताओ ये कैसा व्यक्ति है? आक्रामक संयोजन और सूचना का संश्लेषण। ध्यान से समझना, एक्ट की लैंग्वेज, एक्ट का नाम आ गया, प्रोफेसर की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, पहले लैंग्वेज को समझना बच्चों। एक आक्रामक संयोजन और सूचना का संश्लेषण और उत्पादन के कारकों के नए संयोजन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करने वाला व्यक्ति। मैं चाहता तो इसको इजी लैंग्वेज में बना सकता था, पर वो मेरी लैंग्वेज हो जाती। अब इसको इजी लैंग्वेज में समझो। आक्रामक संयोजन, एग्रेसिव असेंबल। बताओ क्या समझे? आक्रामक किसको कहते हैं? जैसे विराट कोहली आक्रामक बल्लेबाज है ना, नाम सुना है ना कि साहब, चौके छक्के, ये विराट कोहली। आजा। तो बच्चों देखो, आक्रामक का मतलब जो टालम टोल नहीं करता है, इमीडिएट क्या कर रहा है? संयोजन। संयोजन मतलब 2-4 चीजों का असेंबल। और सूचना का क्या करता है? संश्लेषण। क्या समझे बताओ? जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन मिलता है उसको एनालिसिस करता है कि आखिर सूचना क्या है, और उत्पादन के कारक, जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनका संयोजन करेगा, इकट्ठा करेगा, और उनसे प्राप्त जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनका विश्लेषण करने वाला व्यक्ति क्या है? नवाचारी है। तो ये थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज मैंने आगे लिख दी कि जो नई तकनीक खोजे, नया उत्पाद बनाए, नए बाजार को खोजे, जो कुछ नया करे, वो क्या कहलाते हैं? इनोवेटर कहलाते हैं। ये व्यावसायिक संगठन और प्रबंध के लिए कुछ नया और बेहतरीन विचारों की क्या रखते हैं? योग्यता रखते हैं। तो आप इसमें लैंग्वेज लिखें। पहले प्रकार का उद्यमी क्या लिखा आपने? नवाचार, इनोवेटिव। डेक्स करके लिखो बच्चों। आक्रामक संयोजक, पहला डेक्स करके लिखना है इसमें, आक्रामक संयोजक। फिर एक लाइन छोड़ के डेक्स करके लिखो, सूचना का संश्लेषण करने वाला। सूचना का संश्लेषण करने वाला। फिर लाइन छोड़ के तीसरा डेक्स करके लिखो, उत्पादन के कारक के नए संयोजन से। उत्पादन के कारक के नए संयोजन से। उत्पादन के कारक के नए संयोजन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करने वाला। ये 3 लाइन ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं कि उद्यमी एक आक्रामक, कौन सा उद्यमी आक्रामक संयोजक है? तो क्या लिखेंगे? नवप्रवर्तक, क्योंकि इसमें ऐसी लैंग्वेज आएंगी, ऐसी चीज पूछेंगे कि कौन सा उद्यमी आक्रामक संयोजक है। तो क्या कहेंगे आप?
नवप्रवर्तक। कौन सा उद्यमी सब सूचनाओं का संश्लेषण करता है, तो क्या कहेंगे? नवप्रवर्तक। और लास्ट लाइन में लिखो अर्थात नई तकनीक, नए उत्पाद और नए बाजार को खोजने वाला। अर्थात नई तकनीक, नए उत्पाद, नए बाजार को खोजने वाला। तो बच्चों ये तो हो गया आपका एक प्रकार इनोवेटिव। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर है? दूसरा सुनो बच्चों, अडॉप्टिव या इमिटेटिव। इसमें बच्चों दोनों नाम याद रखना, अडॉप्टिव जो अडॉप्ट करे और इमिटेटिव, हिंदी में भी नाम लिख लो, अनुकरणीय, नकलची, उद्यमी। अनुकरणीय, नकलची, उद्यमी, ये तो नाम से समझ में आ रहा होगा। ये लोग देखो खुद नया कुछ नहीं करते, पर जो नया करते हैं उनका इंतजार करते हैं कि तू नया कर और हम बाजार में लाए। अभी देखो बच्चों, जो ही हम लोग जूनियर अकाउंटेंट के नोट तैयार करके बुक देंगे, उसके दूसरे दिन तो आपको फोटोकॉपी की दुकानों पे स्पाइरल वाल्डिंग में नोट्स मिल जाएंगे। लोग खुद मेहनत नहीं कर रहे, खुद नोट्स नहीं बना रहे, और जो ही किसी ने बना के दे दिए दूसरे दिन तो कॉपी हो जाएगी। और कहीं तो ऐसे भी कलाकार हैं, कॉपी हमसे भी बेटर कर देंगे, क्योंकि जो बनी हुई है उसमें ही छेड़खानी करनी उनको। तो ये जो होते हैं ये भी उद्यमी हैं, लेकिन ये खुद नया नहीं करते। किसकी कॉपी करते हैं बताओ? ये इसकी कॉपी करते हैं, इनोवेटिव उद्यमी की। तो इसमें डैश करके लिखो, ये नवाचारी उद्यमी का अनुसरण करते हैं। ये नवाचारी उद्यमी का अनुसरण करते हैं, स्वयं कुछ नया नहीं करते। ये नवाचारी उद्यमी का अनुसरण करते हैं, स्वयं कुछ नया नहीं करते। स्वयं कुछ नया नहीं करते। नोट्स का नाम लेते लिखपाल जी का क्योरी आगे, सर नोट्स कब दोगे? बस एक बार सिलेबस आ जाए, सब कुछ बने हुए हैं आपके सामने, पढ़ा ही रहे, प्रिंट तो देना है, देने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस चेंज होगा तो वो नोट्स आपके काम के नहीं रहेंगे, समझो ना। वैकेंसी तो आएगी, वैकेंसी कहाँ जाएगी? इसी महीने में आएगी, और एग्ज़ाम भी टाइम पे होगी। गलतफहमियों में मत रह जाना, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड है। प्रयोगशाला सहायक इसका एग्जाम्पल है। अगर आपको मालूम हो तो प्रयोगशाला सहायक की एग्ज़ाम ऐसे ही हुई थी। 70 दिन का टाइम मिलेगा, क्योंकि वहाँ तक तो इनको देना पड़ेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई उसके ये 71वें दिन एग्ज़ाम ले सकते हैं, और आप कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 70 दिन का रूल है। 70 दिन के बाद एग्ज़ाम हो सकता है कल परसों में ही आ जाए, सीईटी से बाहर नोटिफिकेशन आ जाए और आते ही कहते हैं सितंबर में ही एग्ज़ाम। तो जो ठंडे पड़ गए ना वो ठंडे हो गए, मान लो आप, जो ठंडे पड़ गए वो ठंडे हो गए। अगर आपके पास में कोई दूसरा विकल्प है तो बात अलग है, नहीं तो और 10-5 दिन की बात है, इससे ज़्यादा तो खींचेंगे नहीं। और अगर इस महीने में नहीं आई तो फिर गई, अगर इस महीने में नहीं आई तो फिर गई, फिर तो ये मान के चलना सीईटी में ही आएगी, क्योंकि अगर होना होता तो आजकल में आ जाना है बस। अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और मान लो आप, 10 दिन के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगी पोजीशन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है फेबियन। नेक्स्ट लिखो फेबियन। टालमटोल, टालमटोल ऑब्लिक करके लिखो, अवसर की प्रतीक्षा करने वाला उद्यमी। टालमटोल ऑब्लिक करके लिखो, अवसर की प्रतीक्षा करने वाला उद्यमी, फेबियन। ये कौन होता है ध्यान से समझना, ये क्या है, टालमटोल टाइप के लोग हैं। ये देखते हैं यार मौका आएगा तब देखेंगे, अभी जैसा चल रहा है चलने दो। तो इनके पास बिजनेस तो होता है, इसलिए उद्यमी है ये। आपके सर उद्यमी और टालमटोल, क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस स्थापित कर चुके हैं और अपने बिजनेस में खुश हैं,
ये अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को करते रहते हैं, ये तब तक नया प्रोडक्ट नहीं लाते जब तक उनको ये फीलिंग नहीं आए कि हम क्या हो जाएंगे, असफल। जो ही इनको खतरा लगने लगता है कि यार अगर हमने व्यापार में प्रोडक्ट को नहीं बदला तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा, तो ये थोड़े से क्या होते हैं, देखो आलसी होते हैं, डरपोक होते हैं, नया लाने से डरते हैं, लेकिन सतर्क होते हैं क्योंकि उस समय नया ले आते हैं जब ये डूबने वाले होते हैं। मतलब ये लास्ट डेट पे काम करने वाले लोग हैं, पर ऐसा नहीं है काम नहीं करते, उद्यमी है। समझ में आ गया? तो आप खाली इसमें इतना सा लिख दो फेबियन में, ये अपने वर्तमान व्यवसाय को ही करते रहते हैं तथा नया उत्पाद तभी लाते हैं, ये अपने वर्तमान व्यवसाय को ही करते रहते हैं। क्या लिखा आपने? ये अपने वर्तमान व्यवसाय को ही करते रहते हैं तथा नया उत्पाद तभी लाते हैं जब इन्हें यह एहसास हो जाता है कि ये असफल हो जाएंगे। जब इन्हें यह एहसास हो जाता है कि ये असफल हो जाएंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट है ड्रोन, कामचोर उद्यमी। इंग्लिश शब्द जरूर ध्यान रखना, ड्रोन। सर कामचोर और वो भी उद्यमी? कामचोर लोग कब से उद्यमी हो गए? देखो ये उद्यमी है ही नहीं, ये तो बाप दादाओं की वजह से उद्यमी हो गए अपने आप ही, क्योंकि बाप दादाओं ने बिजनेस बना के दे दिया और ये उस गद्दी पे जाके बैठ जाते हैं, तो अपने आप को उद्यमी समझ रहे हैं। तो ये एक्चुअल में उद्यमी है नहीं, ये नया कुछ भी नहीं करते। अच्छा इनको एहसास हो जाएगा ना फेल हो जाएंगे तो भी नहीं करते, क्योंकि इनका खूब पेट भरा हुआ है पहले से ही, ये कुछ करते ही नहीं है नया। तो ये तो कामचोर हैं, ये तो दूसरों की मेहनत पर क्या है, जिंदा हैं। अब देखो बच्चों, छोटी सी लाइन है और पिछले से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा उद्यमी है हु लिव्स ऑन द लेबर ऑफ अदर। ये लैंग्वेज आई थी इट इज, ये की ये लाइन आई थी इंग्लिश में, हु लिव्स ऑन द लेबर ऑफ अदर। वो कौन सा उद्यमी है जो दूसरों के, बताओ, मेहनत पर जीवित है। अगर दूसरे मेहनत करना बंद कर दें तो ये तो ऐसे लोग हैं कि खुद रोटी बना के नहीं खाएं, भले ही आटा पड़ा है, भूख से मर जाएं, और रोटी बना के खा लें, ये काम नहीं होगा। तो दूसरों की वजह से जिंदा हैं। तो सर ये उद्यमी कैसे हुए? ये उद्यमी है ही नहीं। उद्यमी कामचोर होता है क्या कोई? पर उद्यमी का प्रकार में क्यों ले लिया? क्योंकि रूढ़िवादिता है, इनके परंपरागत जो तरीके से बिजनेस है वैसे चल रहा है, नया कुछ लाते नहीं, मना कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। मैं कहा साहब ज़माना बदल रहा है, फ्लॉप हो जाओगे, व्यापार में कुछ तरीके नहीं लाओ, बोले हो जाएंगे तो हो जाएंगे, और दूसरे ही करके दे रहे हैं इनको काम। तो ऐसे उद्यमी क्या कहलाते हैं? ड्रोन। तो बच्चों इसमें लिखो खाली एक लास्ट लाइन काम की, ड्रोन वह व्यक्ति है जो दूसरे के मेहनत पर जीवित है। ड्रोन वह व्यक्ति है जो दूसरों की मेहनत पर जीवित है। हाँ किसमें? नहीं, नकलची तो क्या है, मेहनती होते हैं, वो तो इंतजार करते हैं, बस वो खुद का इनोवेशन नहीं कर पाते। नकल में तो बहुत मेहनत की जरूरत होती है, वो तो खाली क्या है, खुद के आइडियाज डेवलप नहीं कर पा रहे, बस काम तो पूरा कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, मार्केट में नया, ये तो ऐसे ही नया आ रहा है आने दो, नया आ रहा है आने दो, लोग आगे बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, हम तो हमारे मस्त हैं। तो ये तो परंपरागत तौर पे काम करते रहते हैं। तो बच्चों ये आपका
एक मैंने टाइप बता दिया पूरा कंप्लीट, कौन सा, प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉफ के अकॉर्डिंग। अब आगे की कहानी सुनो बच्चों। उद्यमियों को हम इन 4-5 तरीके से पढ़ेंगे, व्यापार के प्रकार के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे, मोटिवेशन के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के आधार पे, नेचर के आधार पे और गतिविधि के लक्ष्य के आधार पे। और ये सब क्या है, बीकॉम टाइप की बुक का नौटंकी है, एग्जाम में नहीं आने वाले। एग्जाम में आने वाले कितने थे, 4, मैंने करवा दिए। अब मैं थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं नहीं, तो आप फटाफट मेरे साथ सुनते जाओ। पहले हम कर रहे हैं व्यापार के आधार पे। तो व्यापार में एक तो होती है ट्रेडिंग, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है सर्विस। तो पहला बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। बताओ कौन होते हैं जो व्यापार शुरू करने के लिए विचार उत्पन्न करता है और व्यापार का निर्माण कर देता है, उसको बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहते हैं। कि साहब मेरे को व्यापार करना है, व्यापार शुरू कर देता है, वो क्या हो गया, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन होता है बताओ, जो माल खरीदता है और बेचता है। तो ये फुटकर भी हो सकते हैं यानी रिटेलर, और कौन हो सकते हैं, होलसेलर। सिंपल सी चीज़ है। तो सर ट्रेडिंग में इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क करो ही मत, कैटेगरी है ये, इसी का ही पार्ट है, इसी का ही क्या है, पार्ट है। बस ऐसे डिफरेंसेस, ऐसे टाइप्स बता रखे इन्होंने। औद्योगिक उद्यमी कौन है, जो उद्योग स्थापित करे, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करे, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला औद्योगिक। कॉरपोरेट कौन है, जो कंपनी बनाकर बिजनेस करे, यानी कि क्या बनाई उन्होंने, कंपनी। कंपनी किसको कहेंगे, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। तो जो कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन करवा के बिजनेस शुरू करता है वो क्या है, कॉरपोरेट उद्यमी। कृषि उद्यमी कौन होता है, किसान, जो क्या करता है, कृषि गतिविधि को चलाता है, इसको हम एग्रीप्रेन्योर भी कहते हैं। तो ये एक लाइन लिख लो, पूछ सकते हैं कभी। नेक्स्ट एक लाइन लिख लो, कृषि उद्यमी को एग्रीप्रेन्योर के नाम से भी जाना जाता है। कृषि उद्यमी को एग्रीप्रेन्योर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बागान उद्यमी, समझ गए बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे। अब बताओ नाम से क्या लग रहा है, तकनीकी उद्यमी कौन होते हैं, जो कुछ ना कुछ नई तकनीक लेके आते हैं, कुछ ना कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते हैं और नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं। आज देखिए सैमसंग के मोबाइल क्यों चल गए, नोकिया क्यों पिट गया, क्योंकि सैमसंग क्या है, तकनीकी उद्यमी है। आप देखो सैमसंग में तुरंत हर बार क्या आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं, नया वर्जन आता रहता है, नए मोबाइल आते रहते हैं, उनमें 4-5 फीचर नए ऐड कर देते हैं। तो जो कुछ ना कुछ खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तकनीकी उद्यमी कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों गैर तकनीकी। इनका देखो टेक्निक से कोई मतलब नहीं है। गैर तकनीकी कौन होते हैं, जिनको टेक्निक आती ही नहीं, पर गंजे को गंगा बेच के आ जाएंगे क्योंकि इनको मार्केटिंग आती है। ये भी एक कला है कि आदमी घटिया प्रोडक्ट बेच सकता है, भले ही टेक्निक नहीं हो उसमें, लेकिन इनमें क्या स्किल होती है, मार्केटिंग की। तो ये ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं, मार्केटिंग की। अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए किसका सहारा लेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। तो ये एक लाइन लिख लो। नेक्स्ट लिखो गैर तकनीकी उद्यमी। गैर तकनीकी उद्यमी, गैर तकनीकी उद्यमी ऐसे उद्यमी जिनका तकनीक से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे उद्यमी जिनका तकनीक से कोई संबंध नहीं होता। किंतु अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए
अपने व्यापार को विकसित करने के लिए विपणन का सहारा लेते हैं। विपणन को ब्रैकेट में लिख लेना, मार्केटिंग, विपणन का सहारा लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा नेक्स्ट देखो, पेशेवर उद्यमी। अच्छा इसमें मत सोचना हमारे जैसे पेशेवर वो भी होते हैं, पर ये उद्यमिता में पेशेवर मतलब इनका एक ही काम है, नया स्टार्टअप चालू करो, बिजनेस को चलाओ, मार्केट में उसकी वैल्यू बनाओ और बेच के निकलो। तो कर रहे हैं आजकल को, नया थोड़ा सा बना और फिर उसको करोड़ों में बेच देते हैं। आपके सामने लाखों एग्जाम्पल हैं ऐसे। ऑनलाइन की कंपनी आती है, थोड़ा सा मार्केटिंग करती है, उसका बिजनेस चालू होता है, दूसरी कंपनी उसको क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, तो वो बेच देता अपना व्यापार को, फिर दोबारा नया शुरू करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो बार बार नया नया व्यापार करते रहते हैं, उसको विकसित करते हैं, और जो ही उससे फ्रूट आने का टाइम होता है दूसरे को बेच के लाभ कमा के निकल लेते हैं, फिर नया व्यापार शुरू करते हैं। तो इनका धंधा ही क्या हो गया, नया व्यापार शुरू करना और उसको डेवलप करना। तो पेशेवर उद्यमी ऐसे उद्यमी हैं जो एक व्यावसायिक इकाई शुरू करते हैं और उसके बाद इसको चलाने में इनका इंटरेस्ट नहीं है, बस स्टार्ट कर दिया और उसे बेच देंगे और उसकी जगह पर नया उद्यम स्थापित कर देंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, पेशेवर उद्यमी। तो बच्चों इसमें क्या है, आप गलतियां कर सकते हो, आप इसमें मान सकते हो कि साहब पेशेवर उद्यमी वो जो प्रोफेशनल पर्सन करेंगे, तो यहाँ गलती हो सकती है आपसे, इसलिए ये भी लिख लो। नेक्स्ट देखो, पेशेवर उद्यमी। पेशेवर उद्यमी ऐसा व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय स्थापित करता है, ऐसा व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय स्थापित करता है, उसके पश्चात उसे बेच देता है, उसके पश्चात उसे बेच देता है, तथा फिर नए विचार के साथ नया उद्यम आरंभ कर देता है। फिर नए विचार के साथ नया उद्यम आरंभ कर देता है। समझ में आ गया सबके? अब सुनो बच्चों, देखो नेक्स्ट, मोटिवेशन के बेसिस पे, मोटिवेशन के बेसिस पे बता दूं, अगर कोई आदमी किसी से मोटिवेट हुए बिना अपनी खुद की इच्छा से व्यवसाय स्थापित कर रहा है क्योंकि उसे लाभ कमाना है, तो वो होता है प्योर एंटरप्रेन्योर। किसी लालच में आके अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप प्योर एंटरप्रेन्योर कहाँ हुए? तो प्योर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो किसी प्रकार के लाभ, मनोवैज्ञानिक, नैतिक विचारों से प्रेरित होकर उद्यम को प्रारंभ करते हैं, किसी भी प्रकार के, कोई लालच नहीं, उसको खुद को लग रहा है कि मुझे लाभ लेना है, खुद की साइकोलॉजी है कि मुझे व्यापार शुरू करना है, उसको लग रहा है कि यार मेरी तो नैतिकता है, मैं तो बढ़िया हूँ, व्यापार ही करूँगा, तो उद्यम को प्रारंभ कर देता है। तो ये प्योर होता है। अक्सर ये किसी लालच में नहीं आते हैं, व्यक्तिगत आत्मसंतुष्टि के लिए, खुद के अहंकार को पूरा करने के लिए, एक स्टेटस लेने के लिए व्यापार प्रारंभ करते हैं। जैसे रिलायंस समूह के धीरूभाई अंबानी, उनको किसी तरह का लालच थोड़ी दिया गया था, खुद का ईगो था उनका कि मुझे क्या करना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कि मुझे पूरी दुनिया मुट्ठी में करनी है, ये उनका ईगो था। उस ईगो को शांत करने के लिए उन्होंने व्यापार किया। तो सही मायने में उद्यमी यही होते हैं जो बिना किसी लालच के करते हैं। अच्छा, अभी मेरे जैसे लोग देखो क्यों उद्यमी बनेंगे, मैंने भी फैक्ट्री लगा रखी है सीतापुरा में, मैंने क्यों लगाई मैं बताता हूँ। रिप्स स्कीम आई राजस्थान सरकार की, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, अशोक गहलोत साहब ने 2019 में स्कीम लागू करी। उसमें क्या कहा कि तुम लोग मशीन लगाओ, हम तुम्हें 25% क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे। तो मैंने कहा यार 1 करोड़ की मशीन आ रही है, मेरी जो फैक्ट्री में 4 मशीनें लगा रखी है मैंने, 25 लाख की एक मशीन आती है, और इतनी बड़ी जगह है आप जो देख रहे हो ना, इसमें 4 मशीनें आ जाती हैं वो। तो 1 करोड़ की मशीन लेके आया मैं, 25 लाख की तो सब्सिडी अशोक गहलोत साहब से ले ली, और 15% की सब्सिडी मोदी जी से ले ली, क्योंकि वो दे रहे हैं टप के तहत,
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है टफ टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड्स। 15% वहाँ से ले लिया, 25% यहाँ से ले लिया, कितना आ गया 40%। 75% ले लिया बैंक से लोन, समझ रहे हो, तो 35% तो पैसे ही कमा लिए अपन ने, वो तो अपने जेब में आ ही गए। अब रही बात बैंक के लोन की, मशीनें चलती हैं, किस्तें चुकती हैं, नहीं भी चुके तो क्या है, ले जाओ उठा के मशीन, अपन तो खा पी के नक्की, समझ लो नहीं समझ रहे। तो मेरे जैसे जो लालची लोग हैं वो प्योर एंटरप्रेन्योर नहीं है, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर हैं, प्रलोभित उद्यमी। ये व्यापार ही तब शुरू करते हैं जब सरकार की क्या है स्कीम आई, सरकार के प्रलोभन आए तो ये काम शुरू करेंगे, नहीं तो शुरू ही नहीं करेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो बच्चों ऐसा उद्यमी क्या कहलाता है, प्रलोभित उद्यमी कहलाता है, जो सरकारी सुविधाओं से इनसे प्रभावित होकर क्या करता है, उद्यम स्थापित करता है। नेक्स्ट है बच्चों स्व प्रेरित उद्यमी, जो आत्मिक पूर्ति के लिए उद्यमी होते हैं, मतलब जो उनको नॉलेज होता है सब चीज़ों का, तो उनके अंदर से अपने आप ही आवाज़ आती है कि मुझे क्या करना है, व्यापार करना है। जैसे मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, मैंने सीए का ऑफिस किया, समझो, मैंने जॉब कभी नहीं करी मेरे जीवन में, मैंने कभी इंटरव्यू ही नहीं दिया, और जबकि मेरे साथ के 90% सीए ने जॉब ज्वाइन करी, पर मैंने नहीं करी। सर आपने क्यों नहीं करी? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आर्टिकलशिप ढंग से करी थी। हमारे यहाँ क्या होता है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग में कई लड़के क्या हैं, टाइम पास करते हैं, और ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर आदमी अपना अपना तरीका ढूंढ लेता है। आप मेहनती हो, ठीक है, तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग जुड़ेंगे। आप आलसी हो तो आप कोने में बैठे रहोगे। हमारे सीए ऑफिस में क्या होता है कि कोई आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा है, हम लोग काम करने के कई आर्टिकल होते थे, अरे काहे को फालतू काम करें, बैठा रहे मस्त, अपने को तो टाइम पास करके जाना है। मैंने कहा नहीं यार, ट्रेनिंग कर रहे हैं, काम तो सीखेंगे। तो मैंने बहुत मेहनत करी। अब मेहनत करी तो मुझे पूरी गणित समझ में आ गई कि यार ये लोग तो ऐसे ऐसे पैसा कमाते हैं। तो उस दिन से मेरे दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई, यार ये मेहनत करके जो मैंने ज्ञान लिया है, जो मैंने नॉलेज लिया है, इसका मैं नौकरी में करूँगा क्या, ये तो कहाँ काम आएगा, प्रैक्टिस में। तो उस चीज़ से प्रेरित होके मैं अपनी पेशेवर विशेषज्ञता और कौशल का क्या उठाना चाहता हूँ, फ़ायदा, कि भाई जो चीज़ मैंने सीखी है, जो टेक्निक मेरे पास है, उसको यूज करो और बिजनेस करो। इसलिए मैं मोटिवेटेड हो गया। ये कुछ कुछ किसके जैसा है, प्योर एंटरप्रेन्योर के जैसे। बस फर्क इतना सा कि ये टेक्निकल हो जरूरी नहीं है, और ये क्या होते हैं, टेक्निकल होते हैं। इसके बाद में बच्चों विकास के चरण के आधार पे एक होते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट जनरेशन मतलब आप बताओ, आपके पापा क्या करते हैं, क्या बोल रहे हो, LIC एजेंट है, AAO, अच्छा, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब है। और आपके दादा क्या करते थे, हैं, खेती बाड़ी करते थे, मतलब आपके घर में किसी ने व्यापार नहीं किया। और अगर आप शुरू कर दो, आप जोखिम ले रहे हो, जबकि कोई अनुभव नहीं है इनको, कोई पारिवारिक अनुभव नहीं है, और इन्होंने शुरू कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रथम पीढ़ी के उद्यमी। यानी कि इनके परिवार में पहली बार जिन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो बताओ ये कैसे व्यक्ति हैं, इनोवेटर, कुछ नया करने वाला। ये क्या होता है, प्रथम पीढ़ी का उद्यमी। दूसरा देखो बच्चों, आधुनिक उद्यमी, जो आज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाता है। देखो आजकल ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मेरे पास में एक लड़का आता है मोहित करके, उसकी उम्र है 23 साल। उसने पिछले साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए की कमाई करी। 23 साल का लड़का 1.5 करोड़ रुपए छाप लिए, और बेचारा सीधा सा लड़का है। और उसकी पिछली बार हुई ऑडिट, उसको तो ये नहीं मालूम कि भाई खाते भी रखने होते हैं। उसकी क्या GST रिटर्न मेरे पास थी, उसका टर्नओवर मैं देखता, तो मैंने उसको एक दिन फ़ोन किया, अरे कहाँ धूम मचा रहा है भाई। बोले सर क्या बात हो गई। तो मैंने कहा इतना कितना कमा रहा है, ऑफिस आ, कमा रहा है, हमें होता ही नहीं दे रहा। ऑफिस आया वो, हाँ सर बताओ, और जब मेरे से डरता है वो। अब वो क्लाइंट भी है मेरा, भाई पैसे भी देता है, ग्राहक हमारा। पर देखो हम लोग प्रोफेशनल होते हैं ना, उसमें ग्राहक व्राहक की ज़्यादा छाप नहीं होती, अपने ईगो से थोड़ी हम आगे हटने देते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाओ, भले फीस देते होंगे, पर वो काम करेगा अपने तरीके से। तो मैंने कहा बेटा तो कर क्या रहा है ये बता।
बोला सर मैं तो यूएसए में माल बेचता हूँ। मैं कहा यूएसए जाता है तू? नहीं मैं कहीं को जाता हूँ सर, माल जाता है। तो मैं कहा तू यूएसए कैसे पहुँच गया? सर मेरा Amazon.com पे काम है। केवल और केवल एक साइट पकड़ रखी है उसने, कौन सी? Amazon.com। यहाँ जो है ना वो है Amazon.co.in, एक .com और है अमेजोन की, और वो यूएसए में माल बेचता है। बोला मैंने वहाँ वेयर हाउस ले रखा है, यहाँ से माल बनाता हूँ, वहाँ बेचता हूँ और बेचता हूँ। बहुत सिंपल सा व्यापार उसका। लेकिन मैंने कहा यार हमें भी सिखाया यार क्या है। उसने मेरे को पूरा व्यापार बता दिया अपना। बोले सर आपको कुछ भी करना हो मैं आपके साथ हूँ, आप बताओ क्या करना है। अपने पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं कह रही क्या टेक्निक यूज करता रहता है। उसने यूएसए में ट्रेडमार्क ले रखा है, बताओ। ये आजकल के बच्चे हैं भाई, दो तरह के बच्चे हैं। एक मोबाइल व्हाट्सएप के लिए यूज़ करते हैं खाली, या फेसबुक पे मूवी वूवी देखने के लिए, तो वो तो चाइना के गुलाम हैं। खुद मान लो अमेरिका के इनके गुलाम हैं, क्योंकि जो वो चाहते थे वो उन्होंने आपको कर लिया। और भाई उनको देश ख़त्म करना है। देश ख़त्म करने के दो तरीके हैं, क्या? एक तो बंदूक से उड़ा दो, या उनके युवाओं को ख़त्म कर दो। देश अपने आप ही ख़त्म। आप युवाओं को पंगु बना दो, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, देश अपने आप ही ख़त्म है। और एक तरह के ऐसे लोग हैं जो इस मोबाइल को यूज कर रहे हैं कैसे? इनोवेटिव। ये होते हैं मॉडर्न, जो बच्चों कुछ ना कुछ नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हमारे तो यही समझ में नहीं आती कि यार फॉरेन में माल कैसे चला जाएगा, और वो तो यहीं से विज्ञापन कर रहा है। तो मॉडर्न कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं, वो आधुनिक उद्यमी है। कुछ मेरे पापा जैसे हैं उद्यमी, तो मेरे पापा भी हैं, आज भी मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन तरीका उनका वही है पुराना, माल खरीदो और बेचो, बीच का मुनाफा रखो। नई टेक्निक कुछ नहीं लाते, ये परंपरागत हैं जो उन्होंने बस अपना खुद का एक व्यापार स्थापित कर लिया खुद की संतुष्टि के लिए। अब आ जाओ उद्यमीय गतिविधि के आधार पे। नौ सीखिया उद्यमी, ये भी एक काम का टॉपिक है। नौ सीखिया मतलब जैसे ये उद्यमी बन गए, व्यापार स्थापित कर दिया, पिछला कोई अनुभव नहीं है। क्या ऐसे आदमी सक्सेस होते हैं? ऐसे ज़्यादा होते हैं। सर क्यों? क्योंकि इनको भी मालूम है ज्ञान नहीं है, तो सीखने की क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं, और सीखने से ही आप में ज्ञान आएगा। तो ये व्यक्ति हैं जिन्हें व्यापार का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, पहली बार व्यापार शुरू किया है। ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं? नौ सीखिए। तो लिखे नेक्स्ट, नौ सीखिया उद्यमी। नौ सीखिया उद्यमी, नौ सीखिया उद्यमी। ब्रैकेट में लिखो नोविस एंटरप्रेन्योर, नोविस NOVIC, ये जरूर लिखना बच्चों नोविस। इसमें लिखो एक ऐसा व्यक्ति जिसे व्यवसाय का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे व्यवसाय का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। तथा जिसने पहली बार उद्यम शुरू किया है। तथा जिसने पहली बार उद्यम शुरू किया है। समझ में आ गया बच्चों ये भी? चलो नेक्स्ट देखो, सीरियल उद्यमी। नाम से ही क्लियर है, जो बार बार क्या करते रहते हैं? व्यापार स्थापित। एक व्यापार करेंगे, चलाएंगे, उसका मक्खन निकालेंगे, पूरा प्रॉफिट कमाएंगे, बेच देंगे, फिर नई लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे उद्यमी क्या कहलाते हैं? सीरियल उद्यमी। और ये ज़रूरी नहीं कि एक बार में एक ही काम कर रहे हों, ये एक बार में एक उद्यमी करेंगे और अंततः कई उद्यम शुरू कर देंगे, व्यापार फैलाते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सीरियल उद्यमी। बच्चों नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं जो एक साथ कई तरह का व्यापार चलाते हैं, और वो भी अलग अलग तरीके का। जैसे आप सीमेंट की फैक्ट्री भी है, कागज़ भी बना रहे हैं, और इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ बाबा रामदेव। अब तो आयुर्वेदिक कपड़े भी आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अब बचा ही क्या है उसके पास और। तो व्यक्ति जो एक ही समय में बहुत से व्यापार का संचालन करे, वो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो उद्यमी।
हाँ, लेकिन ये बेसिक चीज़ को नहीं छोड़ता है। साइड बिजनेस होते हैं, मेन बिजनेस ये होता है उसका। जैसे बाबा रामदेव का मेन बिजनेस क्या है? आयुर्वेद, ठीक है ना। बाद में उसने चाय पानी दूध सब बेचना शुरू कर दिया, आटा नूडल सब, लेकिन मेन बिजनेस उसका क्या था? और वो उस पर आज भी बरकरार है, उसकी दुकानदारियां चली, उसके पीछे रही हैं। तो बच्चों ऐसे उद्यमी क्या कहलाते हैं? जैसे इसमें आप मेरे को भी बोल सकते हो, पोर्टफोलियो उद्यमी में मैं भी एक साथ कहीं काम करता हूँ, लेकिन जो मेरा मेन बिजनेस है मैं उसको नहीं छोड़ता कभी भी, और वो है मेरा सीए की प्रैक्टिस। मेन काम तो वही है, तो मेरा पार्ट टाइम है। तो बच्चों हम उसी के पीछे तो चल रहे हैं, मेन तो वही है। क्योंकि कॉमर्स के जो फैकल्टी होती हैं वो बहुत ही गरीब प्राणी होती हैं, 5 साल में एक मौका मिलता है, उसमें भी सीईटी का पंगा आ जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे कॉमर्स वालों के साथ तो यही हालत है। आप केवल कॉमर्स के भरोसे इंस्टीट्यूट चला के बता दो, पूरे जयपुर में 1-2 इंस्टीट्यूट है हमारे जैसे, बस बाकी सारे बंद हैं। और हम भी क्यों चल रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमारे पास और काम है। तो हमारे पास सीजनल काम आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर मेरा ऑफिस नहीं हो ना तो पुड़िया तुल जाए, क्योंकि तुम तो अब आए हो। 2013 में पढ़ाई थे, बाद में 2013 की वैकेंसी हमने लास्ट पढ़ाई थी, 2017 का बैच, 2017 के बाद सीधा 2022 में 5-5 साल कर बैठे रहो। तो कॉमर्स में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो ऐसे लोग पोर्टफोलियो उद्यमी जो होते हैं मेन बिजनेस चलाते हैं, साइड में दूसरे काम भी करते रहते हैं। अब आ जाओ बच्चों गतिविधि के लक्ष्य के आधार पे। इसमें बच्चों प्रोफेसर क्लेरेंस डेनहॉक वाले चारों लिख देना। गतिविधि के लक्ष्य के आधार पे ये वाले चीज़ें लिख देंगे। और सुनो, वाणिज्यिक उद्यमी क्या होते हैं? जो व्यवसाय का लाभ कमाने जैसे निजी उद्देश्य के लिए व्यापार शुरू करते हैं, कि व्यापार करेंगे लाभ कमाएंगे, बिजनेस शुरू कर दिया। सामाजिक उद्यमी ये क्या होते हैं? क्या कोई उद्यम ऐसा होता है जो समाज के कल्याण के लिए बनाए? बताओ, होता है कोई भी ऐसा? व्यापारी जो संस्था स्थापित करे समाज के कल्याण के लिए। बिल्कुल, मैं जुड़ा हुआ हूँ इसी संस्था से। मानसरोवर में मेरे घर के बाजू में ही है एक संस्था है जिसका नाम है उमंग। मेंटली रिटार्डेशन के जो बच्चे होते हैं उनकी स्कूल है वो, मानसिक मंद बुद्धि वाले। मैं हर महीने के महीने वहाँ 1500 रुपये देता हूँ। और वो सलमान खान की स्कूल है, सलमान खान ने फंडेड किया है। और यहाँ राजस्थान की बात करें तो बीना काग जो पर्यटन मंत्री थी उनकी है। कभी मौका मिले अगर आपको बच्चों तो उमंग स्कूल की प्रिंसिपल से मिलना कभी। मैंने उसकी जैसी लेडीज आज तक नहीं देखी, मैं बहुत प्रभावित हूँ उससे। मदर टेरेसा अवॉर्डेड लेडीज, मदर टेरेसा अवॉर्डेड, इतना डिसिप्लिन और इतना मतलब स्ट्रॉन्ग विजन है उसका। कोई लालच नहीं, 1 रुपये का लालच नहीं है, 1 रुपया कमाने की इच्छा नहीं उसकी। उसका बेटा क्या है वो भी ऐसा था। अब वो 17 साल को हो गया एक्सपायर, उसके दिमाग की बत्ती हट गई। बोले एक तो बच्चा ऐसा था, ऊपर से ये एक्सपायर हो गया, तो उसने जज्बा ले लिया कि मैं जयपुर में किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। और आप मिलना कभी उस लेडी से, सलमान खान जिसको सैल्यूट मारता है। सोचो सलमान खान जब भी जयपुर आएगा ना सबसे पहले वहाँ जाएगा। जब भी सलमान खान की मूवी आएगी ईपी में पहला शो उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, खाली उस लेडीज़ की वजह से। क्या लाभ मिल रहा है साहब? कोई लाभ मिल रहा है? बल्कि 4 बातें सुना और जाते हैं लोग। आते हैं ऐसे भी कहीं 4 बातें सुना और जाते हैं कि तुम करते क्या हो, तुमने धंधा बना रखा है, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं। तो बच्चों सोशल एंटरप्रेन्योर ये व्यक्ति लाभ कमाने के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए उपक्रम शुरू करते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, समाज का भला करना है। बताओ ऐसा होता नहीं होता? क्लियर है? जैसे हमने भी धौलपुर में बनाया था एक एंटरप्रेन्योर, एक ग्रुप बनाया था, पत्नी पीड़ित सहायता संगठन। हाँ, हमारे धौलपुर में एक हमने पूरा हेड ऑफिस भी बनाया था, फिर हमें इसे बंद करना पड़ा क्योंकि ओवर रेस्पॉन्स आ गया, तो फिर संभाल नहीं पाए हम। चलो बच्चों, अरे 1-2 हैं क्या? देखो मैंने कहा ना, बोलते ही ग्राहक तैयार हैं। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी मैं आपको एक एक्ट के बारे में बता रहा हूँ, एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई एक्ट
2006। टॉपिक का नाम लिखो, एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार निम्न प्रकार के उद्यमी हो सकते हैं। एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार निम्न प्रकार के उद्यमी हो सकते हैं। पहला लार्ज, दूसरा मीडियम, तीसरा स्मॉल और फोर्थ माइक्रो। माइक्रो बोले तो सूक्ष्म, स्मॉल बोले तो लघु, मीडियम मध्यम और लार्ज दीर्घ बड़ा। इनका पहचानने का तरीका एमएसएमई एक्ट ने जो दिया, दो तरीके दिए। एक तरीका दिया क्या, इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो बच्चों मेन तो हम इसी को लेते हैं। मेन तरीका है निवेश, कि आपने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई है, निवेश सीमा। और एक होता है बच्चों क्या, टर्नओवर, कि आपकी बिक्री कितनी हुई है। मेन चीज़ क्या है बताओ हमारे लिए यहाँ पे, निवेश। इन दो क्राइटेरियो के बेसिस पे हमने इन इंटरप्राइजेज में उद्यमियों को बांट देते हैं। देखो व्यापार, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा था कि सर बाहर जो समोसे वाला है क्या वो उद्यमी है? बिल्कुल है। पूंजी कितनी लगा रखी है? पूंजी भले ही 10-20 हज़ार रुपये लगी हो, तो वो कैसा उद्यमी हुआ? माइक्रो, सूक्ष्म। थोड़ा ज़्यादा पैसा लग गया तो स्मॉल, थोड़ा और ज़्यादा लग गया तो मीडियम, और बहुत ज़्यादा लग गया तो, अब कितना लग गया? तो ये देखो, वे उद्यमी जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 50 करोड़ से ज़्यादा हो, और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्या लिख लो, 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा। अच्छा टेबल बना लेना बच्चों आप तो। और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा। देखो 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करने वाला आदमी छोटा कैसे हुआ? 50 करोड़ से ज़्यादा उसने व्यापार में मशीनों में पैसा लगा रखा है, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये तो था आपका बच्चों लार्ज। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, माइक्रो। माइक्रो किसको कहते हैं? जिसमें टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं हो। क्लियर है? और एक लाइन इसमें रह गई, जिसमें निर्माणी उद्योग की दशा में संयंत्र और मशीनों में निवेश, यहाँ पर क्या आएगा? 1 करोड़ से अधिक नहीं हो। तो 1 करोड़ से ज़्यादा का निवेश नहीं हो, और 5 करोड़ से ज़्यादा का क्या नहीं हो? टर्नओवर नहीं हो। ठीक है? 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो स्मॉल, टर्नओवर हो सकता है 1 करोड़ से 25 करोड़। तो एक काम करते हैं, एक एक चीज़ों को लेते हैं। पहले किसको लेते हैं? माइक्रो, सबसे सूक्ष्म। बताओ कितना? 1 करोड़ से कम, और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रो। समझ में आ रहा है? इसके बाद में आ जाओ स्मॉल। स्मॉल में देखो क्या लिखा है इन्होंने, लिमिट दे रखी है 1 से 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 1 से 25 करोड़ का टर्नओवर। 1 से 10 करोड़ और 1 से 25 करोड़। ठीक है? देखो बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ 5 करोड़ आ गया तो यहाँ 1 करोड़ वाला स्मॉल में लेगी, माइक्रो में ले। मेन आधार क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट देखना। टर्नओवर हो सकता है कि 2 करोड़ लगा के भी आपका टर्नओवर 2 करोड़ ही हुआ हो, ये हो सकता है। पर आपने 2 करोड़ लगा दिए तो आप माइक्रो में ना आके किस में आ गए? स्मॉल में आ गए। यहाँ तक समझ गए? और लास्ट है बच्चों मीडियम। अब आप इनका डिफरेंस निकाल लो। बताओ कहाँ से? 11 से 50, यानी कि 10 करोड़ से अधिक।
एक्चुअली 11 से 50 में तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 करोड़ से अधिक किंतु 50 करोड़ तक, वो आता है मीडियम में। ये देखो 10 से 50 और टर्नओवर 25 से 250। ये टेबल बना लो बच्चों। ये एमएसएमई एक्ट 2006 में लिमिट दी गई है और ये काम की क्यों है वो बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया आपको कि साहब मैंने 25% सब्सिडी का क्या उठा लिया, फ़ायदा। आपको ध्यान हो तो मैंने कितनी अमाउंट बताई थी? 1 करोड़। मैं चाहता तो 5 करोड़ की भी लगा देता मशीन, लेकिन जो ही मैं 1 करोड़ को क्रॉस करता मैं स्मॉल में आ जाता और स्मॉल में कहीं बेनिफिट ख़त्म। तो हम किस में हैं? माइक्रो। माइक्रो से स्मॉल में आओगे थोड़े बेनिफिट कम हो जाएंगे, स्मॉल से मीडियम में आओगे और कम हो जाएंगे। यहाँ तक बेनिफिट फिर भी हैं, कम होंगे, यहाँ तो है ही नहीं। सरकार किसको बढ़ावा देना चाहती है? छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, ना कि बड़े उद्योगों को। बोलो समझ में आ गई ये चीज़ भी? कभी कभी हम उद्यमी और प्रबंधक को एक मानते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है? डिफरेंस है, और ये टेबल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका। अब आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे उद्यमी के कार्य। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट ही है बच्चों। इसमें कार्य में तो वैसे ही कुछ 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी है बस। शायद आएंगे वो।